नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी इस क्लास में। और आज का जो चैप्टर है हमारा है इलेक्ट्रिसिटी। क्लास 10 का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से आता है लाइट के बाद। अगर मैं किसी को प्रायोरिटी दूं, अगर मैं फिजिक्स में 4 चैप्टर होते हैं, उन 4 चैप्टर में अगर मैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दूं कि किससे ज्यादा नंबर ऑफ मार्क्स पूछे जाते हैं, वो है लाइट। उसके बाद अगर किसी चैप्टर को महत्व दिया जाए तो ये इस चैप्टर को हम महत्व दे सकते हैं, जो कि है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, है ना। हिंदी में इसको विद्युत कहते हैं। और ये चैप्टर हमारा 11 है। आज का जो क्लास है इस चैप्टर को फिनिश करने का क्लास है। टारगेट ही है कि इस क्लास को खत्म करेंगे और इतने मजे मजे में करेंगे ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि चैप्टर का फिनिश हो गया। और आपको हर एक कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बारीकी से समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। फिर हम लोग इसके सवाल भी करेंगे एनसीईआरटी के। फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि एग्जाम्पलर के भी सवाल किया जाए, और कौन से क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो इस साल आने वाले हैं उसके बारे में भी हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या, है ना। आप हम सभी, अगर आप इधर से बैठ के क्लासेस देख रहे हो तो उसके पीछे का सबसे अगर मेन रीजन है, मेन कारण है, वो है बिजली, वो है इलेक्ट्रिसिटी। बिना इलेक्ट्रिसिटी का आप देख ही नहीं पाओगे। वो फोन जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो इस क्लास को देखने में, वो फोन एक डब्बा हो जाएगा आपके लिए। तो डब्बा से बचने के लिए आपके पास इलेक्ट्रिसिटी का होना जरूरी है। मैं एक छोटी सी घटना शेयर करता हूँ। मैं जिस परिवेश में रहता हूँ वहां कुछ 4 दिनों तक बिजली का व्यवस्था नहीं था। 4 दिन तक बिजली कटी हुई थी। कुछ तारे जो है अगल बगल के इलाकों में गिर गई हुई थी, और ये गिर जाने की वजह से बिजली 4 दिनों तक परेशान, मतलब कटी हुई थी। हमारे घर में इन्वर्टर की व्यवस्था, आसपास के लोग उस इन्वर्टर की व्यवस्था के लिए आ गए कि भाई मेरा फोन चार्ज कर दो, मेरा फोन चार्ज कर दो। हम लोग खुद, चाहे वो घर में बिजली चले या ना चले, पंखा चले या चले, गर्मी से परेशान, लेकिन मोबाइल को चार्ज करने के लिए हम लोगों ने इन्वर्टर को चार्ज रखा था। तो आप समझ सकते हो कि वो जो मोबाइल, जो आज के हमारे दैनिक जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया, उसके बिना हमारा जीवन नहीं चल पाता है। तो आप ये बात भी समझ लो कि वो मोबाइल जितना इंपॉर्टेंट है उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी के बिना हमारा कोई भी काम चल ही नहीं पाएगा। आज गवर्नमेंट जो है हर काम डिजिटल कर दिया है, और डिजिटल आप किसी भी चाहोगे, कहीं पे भी जाओगे, वो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। लोगों की लाइफ इतनी लग्जरियंट हो गई है, इतनी आलस्य भरा हो गया है कि बिना बिजली के, बिना पंखे के, बिना एसी के वो रह ही नहीं पाते हैं। शहरों में तो लोग एसी के बिना रह ही नहीं सकते हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग चरम पे है, बिकॉज ऑफ कि हम चाहते हैं कि हमारा लाइफ आसान हो, और हम जिस एसी का इस्तेमाल करते हैं उस एसी से जो गैसेस निकलते हैं वो आपके ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं। तो हमारे लिए हम चाहे जितना भी कोशिश कर लें, जितनी भी अच्छी अच्छी बातें कर लें, लेकिन इस बात को हम नकार नहीं सकते हैं कि बिना इलेक्ट्रिसिटी के आपका लाइफ संभव ही नहीं, ठीक है ना। बिना इलेक्ट्रिसिटी के आपका कुछ भी संभव नहीं है, कोई भी काम आप नहीं कर सकते। तो हमारा यही टारगेट है आज की इस चैप्टर के सब कुछ को खत्म किया जाए। चलिए बढ़ते हैं आगे चैप्टर पे। हम किसी चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम उसका एक बार ओवरव्यू तो देखते हैं कि आखिर उस चैप्टर में है क्या, जान तो लें कि ऐसे ही कुछ भी उठा के पढ़ने लगे। नहीं, हमें ये जानना है कि उस चैप्टर में पढ़ना है क्या है, और कौन कौन सी चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी काम करो बच्चा अपनी जिंदगी में, हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि जो काम आपके लिए सबसे प्रायोरिटी में है उस प्रायोरिटी को आप सेट कर दो। जैसे अगर आप मेरे से पूछोगे सर आपके लिए क्या प्रायोरिटी है, मैं ये सब चीजें क्लोज कर सकता हूँ, सब चीजें बंद कर सकता हूँ, अगर कहीं पे भी मेरे को ये लगे कि मेरी जरूरत मेरे पेरेंट्स को ज्यादा है। मैं कोई काम कर रहा हूँ ना, मैं किसी सरकारी नौकरी में हूँ, चाहे किसी भी अच्छे एमएनसी कंपनी में भी हूँ, अगर मेरे पेरेंट्स को मेरी जरूरत है मैं वो काम छोड़ सकता हूँ। यानी मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी लिस्ट क्या है, मेरा पेरेंट्स। मेरे लिए सब चीज से बड़ा मेरा पेरेंट्स है, तो उसके लिए मैं वो चीजें कर सकता हूँ। तो आपके लिए कुछ प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए। जैसे मेरा मानना है कि मैं कभी नशा नहीं करूंगा, ये मेरा विल है, मैं इच्छा है, और मेरा विल पावर भी है कि मैं कभी नहीं करूंगा। मेरे दोस्त जो करते हैं उनके साथ मैं बैठता हूं, बट कभी भी कोई कह नहीं सकता कि मैं करूंगा। तो ये है ना कि हम अपने से कितना अपने में सुधार रख सकते हैं। खुद से ये कोशिश करनी होगी अपने लिए कि आप क्या कर सकते हो। तो एक ओवरव्यू हमारा ये सेट करके दिखता है कि हमारे लिए प्रायोरिटी क्या क्या है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, हमें पढ़ना क्या है पूरे चैप्टर में। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर में सबसे पहला चीज हम इंट्रोडक्शंस पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शंस में आपको पता ही है कि हम क्या पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है।
जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के किसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम जानना चाहेंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, और ये भी जानेंगे इसके बाद कि इसमें से किस टाइप को हमको पढ़ना है, किस टाइप को हमको पढ़ना है, कौन सा टाइप जो है इसके लिए सेट होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग इंट्रोडक्शंस वाले पार्ट को पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे करंट के बारे में कि करंट क्या है ना, करंट क्या है। हम सभी को पता है कि करंट जो है, हम अगर हिंदी मीनिंग इसका ढूंढे ना, अगर गूगल करके देखते हैं तो हमको मिला है धारा। ये धारा तो जल की भी धारा हो सकती है, पानी की धारा, नदियों में जो धारा बहती है वो पानी की धारा है। यहाँ पे करंट किस चीज को बता रहा है, तो यहाँ पे जो करंट बताएगा, मैं थोड़ा सा बात इसमें बताना चाहता हूँ ताकि आपके इंटरेस्ट को बरकरार रखा जाए। धारा यानी कि पानी की धारा, इस तरीके से। और ये जो धारा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है तो यहाँ पे हम चार्ज की धारा पढ़ेंगे। चार्ज जब किसी सर्किट में बहना चालू कर दे, चार्ज जब किसी सर्किट में फ्लो करना चालू कर दे, उसको हम लोग करंट कहेंगे। ठीक है, तो ये है बात आपकी। इसके बाद पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, यानी पोटेंशियल मतलब क्या होता है, पोटेंशियल मतलब कोई चीज से पूछ लो, यानी एफिशिएंसी की बात करते हैं हम, किसी के एफिशिएंसी में डिफरेंस देखेंगे। आपको पता है ये जो धारा है, ये जो नदी की धारा है, ये जो चार्जेस की धारा है जिसको हम लोग करंट कह रहे हैं, तो आप नदी की धारा में हमेशा पानी ज्यादा से कम की तरफ बहता है। किधर बहता है, ज्यादा से लेके कम की तरफ बहता है, यानी हाई टू लो जाता है, हाई टू लो जाएगा। उसी तरीके से पोटेंशियल में डिफरेंस होना जरूरी है ताकि चार्जेस का फ्लो हमेशा हाई से लो की तरफ होता रहे। ठीक है, इसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए, इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन कौन करता है, तो हम इसके बारे में ऑन डिटेल पढ़ेंगे। फिलहाल तो हम समझ गए थोड़ी थोड़ी बातें ही समझ गए। यहाँ पे सिंबल्स देखो, किसी का भी डायग्राम हम पूरी कंप्लीट तरीके से नहीं बना सकते, इतना तो हम लोग के पास वक्त भी नहीं होगा एग्जाम में कि हम सारे डायग्राम को बनाएं। अगर एमीटर बनाने जाए तो एमीटर जिस तरीके से दिखता है चौकोर, इस तरीके का, और फिर इस तरीके से आता है, अगर इस तरीके से एमीटर हम बनाने लगे तो फिर हमारा बेड़ागर हो गया एग्जामिनेशन में, और सारे के सारे बच्चों के तो ड्राइंग अच्छे नहीं होंगे। तो उन सबके रिप्रेजेंटेशंस के लिए क्या किया गया, कुछ सिंबल का इस्तेमाल किया गया। हम उन सिंबल को जानेंगे, उन सिंबल को समझेंगे। अगर कोई सर्किट का डायग्राम कर रहे हैं तो उन सिंबल का हम इस्तेमाल करेंगे पूरे के पूरे सर्किट को बनाने के लिए। चलिए, फिर एक साइंटिस्ट, हमारे बहुत प्रिय साइंटिस्ट इसलिए क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी चीजें समझाई हमें। नाम था इसका साइमन ओम। नाम क्या था, साइमन ओम। इन जनाब का कहना यह था कि जो वोल्टेज आप देते हो, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, इस पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम क्या कहते हैं, वोल्टेज कहते हैं। और जो आप वोल्टेज देते हो, वोल्टेज का सीधा सीधा रिश्ता किससे है, करंट से है। इस बात को समझाने वाले व्यक्ति का नाम क्या, कौन था, साइमन ओम। उन्हीं के रिस्पेक्ट में हम ओम कहते हैं कि ओम्स लॉ है। तो ये ओम्स लॉ हमको ये बात सिखाती है। फिर हमको ये पता है कि किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, किसी भी सर्किट में, चाहे वो कैसा भी सर्किट हो, अगर किसी सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है, अगर किसी सर्किट में करंट का फ्लो, चार्जेस का फ्लो हो रहा है, तो उसमें कोई ना कोई बाधा आएगा। क्या आएगा, रेसिस्ट कोई ना कोई करेगा, और यही से टर्म आता है हमारा रेसिस्टेंस। तो जब हम रेसिस्टेंस को समझेंगे तो हम वो भी समझेंगे कि रेसिस्टेंस कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो रेसिस्टेंस को अराइज करते हैं। किसी सर्किट में वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेसिस्टेंस को अराइज करते हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। और कौन सी बातें पढ़ेंगे, तो देखो, हर तार का, हर वायर का अपनी अपनी अलग अलग खूबी होती है। और मटेरियल के बारे में जब हम समझेंगे उसको कहा जाएगा रेसिस्टिविटी। ठीक है, जब हम मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे कि एक ऐसा मटेरियल भी है जो करंट को पास होने देता है, एक ऐसा मटेरियल भी है जो करंट को थोड़ा थोड़ा पास होने देता है, एक ऐसा मटेरियल भी है जो करंट को बहुत ज्यादा पास होने देता है। तो मटेरियल की खासियत जब बताएगा, मटेरियल, वैसे मटेरियल की बात करेंगे जो करंट के फ्लो को किस तरीके से रोकते हैं, वो क्या कहलाएगी, रेसिस्टिविटी कहलाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास कॉम्बिनेशन है कि किस तरीके का कॉम्बिनेशन किया जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सीधा सीधी जोड़ देना होता है, एक को दूसरे के साथ, दूसरे को तीसरे के साथ। इसके बाद आता है हमारे पास रेसिस्टर्स को पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं।
देखो ये जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में चीजों को करने का जो है, इसके अपने अपने फायदे हैं। उन फायदे के बारे में भी हम जब बात करेंगे तो हम एडवांटेज के बारे में बात करेंगे कि एडवांटेज क्या है जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन करते हो ओवर द सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन तो आसान है, एक को दूसरे के साथ जोड़ दो, दूसरे को तीसरे के साथ, तीसरे को चौथे के साथ, ये कितना आसान है। लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐसा नहीं होता। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको तीनों को अलग अलग करके जोड़ना होगा। आपको रेसिस्टर, बीच में रेसिस्टर्स होंगे, मैं समझाऊंगा इनको। मैं बता रहा हूं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन इस तरीके से होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन इस तरीके से होते हैं। अभी तो रेसिस्टर मैंने कनेक्ट भी नहीं किया, मैं तो बताऊंगा रेसिस्टर्स के बारे में। तो मैंने इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजें क्यों लेना है? इसके फायदे अपने, इसके अपने नुकसान, इसलिए हम इसका चुनाव करते हैं। फिर आते हैं कि किसी भी सर्किट में जब करंट का फ्लो हो रहा है, किसी भी सर्किट में अगर हम करंट का फ्लो करते हैं, किसी भी वायर में जब हम करंट का फ्लो होता है तो एक बात तो तय है, किसी भी वायर में अगर करंट का फ्लो होता है तो एक बात तो तय है कि उसके साथ हीट तो आना जरूरी है। तो वहीं से हमारे पास एक टॉपिक आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसको जूल साहब ने बढ़िया से समझाया था कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से हीट जनरेट होता है। तो वहां से निकल के आया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, अब देखो, अब हम सभी, तुम सभी जितने भी लोग होंगे, फ्यूज के बारे में तो सबको पता होगा। आपके घरों में बड़े फ्यूज भी लगाए जाते हैं और छोटे छोटे फ्यूज भी लगाए जाते हैं। जो छोटे फ्यूज होते हैं उनको हम कहते हैं एमसीबी। एमसीबी मतलब जो छोटा है यानी कि जो मिनिएचर है, और सी फॉर सर्किट, और तोड़ देता है तो ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर की बात करेंगे हम लोग। ये भी एक तरीके का फ्यूज है लेकिन छोटा फ्यूज है। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे पावर के बारे में कि पावर क्या है, इलेक्ट्रिक पावर क्या है। अगर आप 9th क्लास में पढ़े होंगे तो जिस व्यक्ति के पास पावर है वो वाट लगा देगा किसी का। तो हम इसके एसआई यूनिट के बारे में भी जानेंगे कि पावर का एसआई यूनिट क्या होता है, वाट होता है। कि वाट लग ले रहा भाई, वाट लगा दिया जाएगा। चलिए इंट्रोडक्शंस पार्ट पे हम लोग पहुंच गए हैं। इंट्रोडक्शंस पार्ट पे समझते हैं हम लोग कि इंट्रोडक्शंस क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या समझाता है? बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच है किस चीज का? फिजिक्स का ब्रांच। अगर ये फिजिक्स में पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली फिजिक्स का ब्रांच है। जो किसके बारे में डील करता है? जो डील करता है किसके बारे में? फिनोमिना ऑफ चार्जेस के बारे में। ये चार्जेस से होने वाली घटनाओं के बारे में एक्सप्लेन करता है। किसके बारे में? तो चार्जेस से होने वाली घटनाओं के बारे में एक्सप्लेन करता है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे। अभी हम समझेंगे कि चार्ज क्या है। ठीक है, तो चार्जेस से होने वाली घटनाओं के बारे में जो एक्सप्लेन करे तो उसको हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दो तरीके का होता है, टू टाइप्स, दो तरीके का होता है। पहला हो गया आपका क्या? तो पहला है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी, दूसरा है आपका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो भाई करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की द फिनोमिना ऑफ चार्जेस डील्स इन द चार्जेस इन मोशन, है ना। जब इस पूरे घटना को हम एक्सप्लेन करेंगे तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आएगा। क्या कहते हैं हम लोग? करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है? चार्जेज इन मोशन। ठीक है, चार्जेज इन मोशन, तो हम उसको क्या किस में रखते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी में। अभी मैंने बताया ना, करंट मतलब क्या हो गया? करंट मतलब हो गया धारा। करंट मतलब क्या हो जाता है? धारा हो जाता है। इस तरीके से धारा बहती है किसके अंदर? किसी सर्किट के अंदर इस तरीके से धारा बह रही है। अगर इस तरीके से धारा बह रही है, और धारा जब इस तरीके से बहती है, ये धारा किसकी है? चार्ज की धारा है। ये किसकी धारा है? तो चार्ज की धारा है। जब चार्ज इस तरीके से सर्किट में बहता है तो चार्ज कैसा है? मोशन में है। तो चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। और फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं चार्ज इन रेस्ट। ठीक है, जब चार्ज किसी जगह पे स्थिर पड़ी हुई है, चार्ज कैसी पड़ी हुई है? चार्ज किसी जगह पे स्थिर पड़ी हुई है, रुकी हुई है इस तरीके से, तो चार्ज जब रेस्ट कंडीशन में हो तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है। तो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, समझ में आपको आ गया। जब हम फिनोमिना ऑफ चार्जेस के बारे में डिस्कस करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। उसको दो तरीके से बांटा गया है, एक तो करंट इलेक्ट्रिसिटी, एक स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज जो है वो मोशन में है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज जो है वो रेस्ट कंडीशन में। आई होप कि आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं।
आगे हमारे पास जो चार्ज की बात हम बार बार कर रहे थे और हमें प्रॉब्लम हो रहा था कि भाई चार्ज है क्या, तो चार्ज कुछ नहीं है, फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम है। क्या है? फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। किसी एक एटम का फंडामेंटल पार्टिकल्स है जिसके पास क्या है? पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस होता है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ी बातें यहां पे आपको बेहतरीन ढंग से समझा देता हूं कि चार्ज जो है इसको दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया, दो पार्ट में हम बांटते हैं, दो पार्ट में डिवीजन करते हैं। ये दो पार्ट कौन कौन से हैं? एक तो है मेरा करंट, सॉरी बिल्कुल करंट याद है, बार बार याद आता है। एक है मेरा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या है? दूसरा है मेरे पास नेगेटिव चार्ज। अब आपके पास मन में सवाल होगा कि सर ये पॉजिटिव चार्ज क्या है और नेगेटिव चार्ज क्या है, तो समझाता हूं, बड़े प्रेम से समझाता हूं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। देखो, एक एटम होता है, एक एटम के बीच में प्रोटॉन होता है और इसके चारों ओर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ठीक है, यहां समझना जरूरी है, ये एकदम फंडामेंटल चीज है और आपको समझ में आना चाहिए, मैं मानता हूं आना चाहिए। इसके इलेक्ट्रॉन्स एक घर में दो होते हैं, इसके यहाँ पे चार यहाँ पे मिलेंगे, 2 3 4 सॉरी 8 मिलेंगे, 5 6 7 और 8 मिलेंगे। इसी तरीके से आउटर मोस्ट में भी इसी तरीके से 8 मिलेंगे, आपको 8 मिलेंगे या तो 18 मिलेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 ही रखता हूं मैं, ठीक है। अब देखो ये जो है यहाँ पे, यानी इस केस में ये जो एटम आपको दिख रहा है जिसके अंदर में प्रोटॉन है, ये कोई एटम है, कोई भी एटम है। अभी मैं किसी एटम, ये जो एटम है, इस एटम में क्या कहानी है? इस एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर कोई एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है तो वो एटम कैसा है? वो एक न्यूट्रल एटम है, ये एक न्यूट्रल एटम है, यानी ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। लेकिन कहानी में तो ट्विस्ट यहां से है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां से घर छोड़ दे, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, अगर कोई घर छोड़ दे तो प्रोटॉन का संख्या ज्यादा, यानी प्लस का ज्यादा तो वो पॉजिटिव चार्ज हो गया। अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर से वापस इससे जुड़ जाए, यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी नेगेटिव चार्ज ज्यादा, तो फिर वो क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया। यानी पॉजिटिव चार्ज के लिए आप देखो इलेक्ट्रॉन घर छोड़ रहा है, यानी इसको कहेंगे हम डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है, यानी इसके पास क्या कहेंगे? एक्सेसिव ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का बढ़ जाना, इलेक्ट्रॉन का घट जाना, ठीक है। तो ये एक्सेसिव ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? हमारा नेगेटिव चार्ज। डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है? हमारा पॉजिटिव चार्ज। एक बात और जहां से इसमें सवाल आता है, वो तो बात ही मैंने नहीं की, क्या कि डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का कमी ही तो हुआ। इलेक्ट्रॉन कमी हुआ तो मास क्या होगा? मास इसका क्या होगा? मास बच्चा, यहां से सवाल आता है, मास इसका डिक्रीज कर गया, इलेक्ट्रॉन घट गया इसके पास, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज के पास घट गया, यानी मास डिक्रीज कर जाएगा। यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यानी यहाँ पे मास क्या हो जाएगा? इंक्रीज कर जाएगा, वहां पे मास इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। आई होप यहां तक मैंने आपको समझाया है बेहतर तरीके से। एक एटम जिसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर है, न्यूट्रल एटम है, एक जुड़ गया यानी इलेक्ट्रॉन जुड़ा, नेगेटिव जुड़ा यानी कि नेगेटिव चार्ज, एक निकल गया यानी नेगेटिव चला गया तो पॉजिटिव चार्ज हो गया। पॉजिटिव चार्ज यानी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज यानी एक्सेसिव ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका चूंकि ये घट गया है तो मास डिक्रीज हुआ, यहाँ बढ़ गया तो मास इंक्रीज हुआ। बस इतनी सी बात है, इतनी सी बात समझनी थी आपको। आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूं बढ़िया से। तो ये है। अब देखो सेम तरीके के चार्जेस होते हैं। पहले तो बात, तो चार्जेस को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? तो क्यू से डिनोट करते हैं, ये बात समझना पड़ेगा। चार्जेस को कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं। तो यहां पे हम समझेंगे कि अगर सेम तरीके के चार्जेस होंगे, जैसे प्लस क्यू और प्लस क्यू होगा, ठीक है, लाइक चार्जेस, तो ये दोनों चार्जेस जो हैं एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। एक दूसरे को कहां करेंगे? दूर दूर भगाएंगे, तो रिपेल करेंगे। एक जैसा संगति किसी को नहीं पसंद आता है, कोई एक बोले तो दूसरा सुने, कोई दूसरा सुने तो पहला बोले, तो ये अगर हो तो ही ना रिश्ता चलेगा। तो एक जैसा कैसे होगा? दोनों बक करेंगे, झगड़ा हो जाएगा।
तो लाइक चार्जेस रिपेल इच अदर। बट इसी जगह पे अगर मैं प्लस क्यू और माइनस क्यू डालूं, यानी कि अनलाइक चार्जेस, दोनों जब अलग अलग चार्जेस होंगे तो इनके बीच में प्रेम तो बड़ा बढ़िया होगा। ये एक बोलेगा तो दूसरा क्या करेगा, सुनेगा, दोनों एक दूसरे को खींचने की कोशिश करना है। यानी अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ठीक है, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हम लोग बहुत शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक चार्जेस जो है वो एडिटिव इन नेचर होता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस यार एडिटिव, ये एडिटिव प्रॉपर्टी शो करता है। कैसे 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 शो करता है सर? तो देखो बच्चा, क्या होता है कि किसी एक सिस्टम में, जैसे ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में अगर मेरे पास 2 कूलम चार्ज है, एक 3 कूलम चार्ज है, एक -4 कूलम चार्ज है, ये +5 कूलम चार्ज है, -2 कूलम चार्ज है, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी शो करने के कारण जो नेट चार्ज होगा आपका, जो यहाँ पे नेट चार्ज होगा, वो नेट चार्ज क्या करोगे? तो बोलोगे सर +2 कूलम, -4 कूलम, +3 कूलम, +5 कूलम और -2 कूलम करते हैं। बिल्कुल यही होता है, यही तो एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब बोलेगा ठीक है, तो देखो सर 2 कूलम से 2 कूलम कट गए, 5 और 3 8 हो गया, 8 में से 4 गया, यानी कि 4 कूलम की बात करते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है आपका, इसमें कितना चार्जेस है? बोलेंगे 4 कूलम चार्जेस है। कितने अवेलेबल है? 4 कूलम चार्जेस है। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस कैसा शो कर रहा है? एडिटिव इन नेचर शो कर रहा है। दूसरी बात कि चार्जेस इज कंजर्व क्वांटिटी। कंजर्व क्वांटिटी कहने का मतलब है जिस तरह से आपके एनर्जी है, एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझते हैं, उसी तरीके से चार्जेस भी क्या है? कंजर्व क्वांटिटी है। इसको ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना इधर भी क्रिएटेड, नॉर बी डिस्ट्रॉयड। यानी आपके हाथ में नहीं है कि आप चाहो तो चार्ज को क्रिएट कर दिया, आप चाहो तो चार्ज को खत्म कर दिए। नहीं, ना तो आप इसको क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। इसलिए क्या है? एक कंजर्व क्वांटिटी है। अब एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट और वैल्यू ऐड करता है, विच इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी है कि वो क्वांटाइजेशन होगा। क्वांटाइजेशन कहने का मतलब है Q इज इक्वल टू NE, और ये जो N है आपका, ये कैसा होना चाहिए? N आपका होना चाहिए इंटीग्रल मल्टीपल। ये आपका कैसा होना चाहिए? इंटीग्रल मल्टीपल। सर आप इंटीग्रल मल्टीपल बोल दिए, इंटीग्रल मल्टीपल है क्या? एक्चुअली बच्चा इंटीग्रल मल्टीपल विच इज N इज इक्वल टू 1 2 3 4 होना चाहिए। जैसे आप समझो, आप कोई दुकान गए, सब्जी का दुकान, आप बैंगन खरीदने के लिए गए, है ना, ब्रिंजल ऑनियन, है ना, खरीदने के लिए। आप बोले भैया हमको ऑनियन दे दो। वो उसके वजन उठाने में जब वो वजन लगाया तो आपको 1 किलो का चाहिए था, वो 1 किलो 10 ग्राम निकल गया। तो वो क्या करेगा? प्याज को बीच से काट देगा और बोलेगा 10 ग्राम हम रख लेते हैं और दे देते हैं? नहीं, वो पूरा का पूरा ऑनियन आपको दे देगा कि भैया आप लेके जाइए, ये चीज है ना, काटने की जरूरत नहीं। उसी तरीके से चार्जेस को आप कभी भी इस फॉर्म में नहीं लिख सकते कि आप चाह लेते हो कि सर n इज इक्वल टू 1/2 कर देते हैं, 3/2 कर देते हैं, है ना, फ्रैक्शन के फॉर्म में, या फिर इसको कह देते हैं कि सर 4.5 कर देते हैं। इस फॉर्म में आप कभी भी नहीं लिख सकते, बल्कि ये हमेशा कैसा होगा? इंटीग्रल मल्टीपल होगा n। तो Q इज इक्वल टू NE आता है हमारा, ये इसका फॉर्मूला भी हो गया। ठीक है, Q इज इक्वल टू N। N क्या है आपके पास? यहां देखो Q इज इक्वल टू क्या है? NE। Q क्या है? तो Q है चार्ज, और N क्या है आपका? N क्या है? क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। N क्या है आपका? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज इंटीग्रल मल्टीपल, वो कैसा रहेगा? 1 2 3 4 में रहेगा, ना कि 1/2 3/2 में। और E क्या है? तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का क्या चार्ज होगा वो E बताता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कि SI यूनिट क्या होता है चार्ज का? तो C4 चार्ज और C4 कूलम, सिंपल। और कूलम है तो C4 C से जोड़ करेंगे, C सबका C कट रहा है, ठीक है ना। SI यूनिट चार्ज का क्या है? कूलम, और कूलम को C से नोट करते हैं। अब आपके पास एक और वैल्यू आता है कि सर 1 कूलम का वैल्यू कितना होता है? 1 कूलम का वैल्यू बताइए। 1 कूलम का वैल्यू बच्चा 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। एक्चुअली बताते हैं हम आपको, एक्चुअली क्या है कि 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू जो होता है विच इज -1.6 × 10⁻19 कूलम होता है, और एक प्रोटॉन का वैल्यू जो होता है विच इज 1.6 × 10⁻19 कूलम होता है। अगर मैं इसी को थोड़ा कैलकुलेटिव वे में दिखा दूं आपको, तो आपको वैल्यू समझ में
आ जाएगा। लेकिन फिर भी यहां भी बताने की जरूरत नहीं है, एक कूलम का वैल्यू जो है वो 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है, -1.6 × 10⁻19 कूलम। तो ये जो है चार्ज के बारे में हम लोग समझ गए। 10th क्लास के लिए जितने भी चीजें इंपॉर्टेंट थी मैंने सब कुछ बताने की कोशिश की। आई होप कि यहाँ से चीजें समझ में आया। कुछ कुछ पॉइंट्स जो है आपको नोट कर लेने चाहिए अपने नोट्स में, तो बिल्कुल मेंशन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आ गया मेन टॉपिक विच इज करंट, है ना। करंट यहाँ से 1-2 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, करंट से 1-2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। पहली बात क्या पूछा जाता है, तो डेफिनेशन ही पूछ लिया जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि आपको कुछ नहीं याद करना है, आपको बस फॉर्मूला याद करना है। फॉर्मूला क्या है, I = Q/T, QT, है ना। कैसा है करंट, करंट QT है। यही वो करंट है जो क्यूट है, क्योंकि जो चीज हमें फायदा पहुंचाती है वो हमेशा क्यूट होती है, चाहे वो कैसा भी दिखे, है ना। तो I = Q/T, I = क्या होता है, Q/T होता है। तो मैं यहां फिर से फ्रेश करके लिख देता हूं, Q/T, है ना, QT, I = Q/T। देखो पहली बात, करंट, करंट यानी फ्लो, करंट यानी हम क्या जानते हैं, फ्लो जानते हैं, ठीक है। फ्लो, फ्लो किसके अंदर, तो किसी कंडक्टर के अंदर। कंडक्टर क्या हो सकता है, तो वायर हो सकता है। तो ये वायर डाल दिया, वायर के अंदर फ्लो, ठीक है। किसका फ्लो, किसका फ्लो, तो चार्ज का फ्लो। किसका फ्लो, तो चार्ज का फ्लो। किसका फ्लो, चार्ज का फ्लो, यानी चार्ज का फ्लो वायर के अंदर। तो हमारा वायर के अंदर चार्ज का फ्लो। तो अब देखते हैं, और कैसा, समय के साथ फ्लो, टाइम के साथ। यहाँ टाइम मेंशन किया गया ना, तो कहता है कि जैसे 1/2 जहां पे देखोगे तो रेट ऑफ, 1/2 जहां पे देखोगे रेट ऑफ, और आप क्या देख रहे हो, फ्लो। फ्लो देखिए, करंट मतलब वो फ्लो किसका, चार्ज का फ्लो, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। कितना आसान है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो यही तो समझना है आपको। तो यहां पे देखना I = Q/T, है ना, समय के साथ चार्ज का फ्लो, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। अब इसी जगह पे आप देखोगे तो आपको एक बात समझ में आएगा कि सर इसका यूनिट भी तो यहां से निकल सकता है। बिल्कुल निकल सकता है। Q4 चूंकि चार्ज है, चार्ज कूलम से, और टाइम जो है आपका सेकेंड से। तो SI यूनिट क्या होना चाहिए, तो जो SI यूनिट होना चाहिए इसका, SI यूनिट क्या होना चाहिए करंट का, SI यूनिट आपका होना चाहिए कूलम पर सेकेंड होना चाहिए। यही होगा एक्चुअली, है ना। चूंकि एम्पियर साहब का योगदान है इसको डिस्कवर करने में, तो इसको क्या कहते हैं, एम्पियर, जिसको A से डिनोट करते हैं। तो SI यूनिट ऑफ करंट क्या है, एम्पियर कहलाता है, ठीक है। और चूंकि देखो किसी भी सर्किट में जब करंट फ्लो करता है तो किसी में कभी ज्यादा कभी कम भी करता है, तो हम कम वाले का भी तो मेजरमेंट करेंगे। उन कम वाले के मेजरमेंट के लिए हम कैसे दिखाएंगे, तो देखो 1 एम्पियर = 1 कूलम पर सेकेंड, जो कि हम देख चुके हैं। और मिली भी तो आएगा ना छोटे वाले को मेजर करने के लिए, तो मिली तो मिली, नहीं मिली तो नहीं मिली। मिली क्या होता है, 10⁻³ तो 10⁻³ एम्पियर। उसके बाद माइक्रो आएगा, माइक्रो एम्पियर कितना होता है, 10⁻6 एम्पियर। तो आप सभी को थोड़ा बहुत तो पता होगा, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, ऑटो, है ना। यही सब चीजें हैं जो छोटा बनाता है। तो मिली 10⁻3, माइक्रो 10⁻6 एम्पियर। तो इस तरीके से हमारा SI यूनिट आता है, ठीक है। आपसे यहाँ पे एक सवाल पूछा जा सकता है, कहीं पे मेंशन है क्या, अच्छा ठीक है हम देखते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे, या मैं आगे देख लेता हूं एक बार चेक करके, ठीक है नहीं, आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कहा जाएगा कि बताइए 1 एम्पियर कितना है। तो यहाँ पे हमको क्या दिक्कत है भैया, 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड, यानी कि 1 कूलम 1 सेकेंड में, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे, तो लिख सकते हैं ना इसे कि व्हेन चार्ज फ्लो थ्रू, when यहीं पे गलती हो गई, यहाँ पे क्या मेंशन करना है, यहाँ पे मेंशन करना है when 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू any conductor in 1 second is said to be 1 एम्पियर। ये हो गया, जब 1 कूलम ऑफ चार्ज किसी वायर से 1 सेकंड में पास हो रहा हो तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको 1 एम्पियर कहेंगे। यहां पे
थोड़ा थोड़ा कभी कभी हमसे भी चीजें छूट जाती है, तो आपको थोड़ी सी हम पे भी रियायत बरतनी होगी। अब देखो इस पूरे सिस्टम को अगर मैं एम्पियर वगैरह को करंट वगैरह को मेजर किया जाएगा, और मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं किसका, एम मीटर का इस्तेमाल करते हैं। जहां पे भी मीटर देख लो मेजर करने का काम आता है, एम मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ए फॉर एम्पियर, और एम मीटर जो है वो क्या काम करता है, मेजरमेंट करने का काम करता है। अब इस एम्पियर को जैसे कि मैंने सिंबल बताया था, किसी सिंबल के थ्रू दिखाया जाना होगा। तो देखो यहाँ पे ए, यहां पे क्या हो जाएगा, सिंबल के थ्रू से ए, और इस ए को ए से दिखाएंगे हम, और इस ए की तरफ दोनों इस तरह से लाइन खींचेंगे। बाएं की तरफ इसका प्लस होगा और दाएं की तरफ इसका नेगेटिव होगा। तो इस तरीके से है तुम्हारा। एमीटर से हम मेजरमेंट करते हैं किसका, करंट का मेजरमेंट करते हैं। एमीटर का लो रेसिस्टेंस होता है, एमीटर हैज ए लो रेसिस्टेंस, और ये हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होगा। ये हमेशा कैसे होगा, तो सीरीज में कनेक्टेड होगा। ऑब्वियसली है, कोई अगर सीरीज में कनेक्टेड है, मान लेता हूं कि सीरीज में कनेक्टेड हो गया एमीटर, एमीटर यहां जैसे कनेक्टेड है तो सीरीज में कनेक्टेड है, तो आप देखोगे चाहेगा ना एमीटर तो चाहेगा कि इससे जितना भी करंट है वो इससे पास हो जाए। जब इससे करंट पास होगा तभी तो ये बता पाएगा कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। और इस एमीटर का लो रेसिस्टेंस होगा, जितना लो रेसिस्टेंस होगा तो उतना ज्यादा करंट पास होगा। तो इस बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल आगे समझेंगे। तो एमीटर का लो रेसिस्टेंस होता है, और एमीटर हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होता है। तो यहां तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा डायरेक्शन ऑफ द करंट। मैं यकीन से कह दे सकता हूं कि ये जो डायरेक्शन ऑफ द करंट था, ये मेरे को बहुत समय तक समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या है कन्वेंशनल तरीका, क्या है ऑथेंटिक तरीका, कोई समझाते दो हमको। तो देखो बच्चों, ये आज समझ में आपको पक्का आने वाला है, पक्का। क्या है कन्वेंशनल करंट, भाई समझ में नहीं आया। देखो एक चीज, मैं आपको कुछ भी बता दूं और उसको कन्विंस कर दूं, जैसे कि मैं बता दूं दो लोग खड़े हैं, मैं बता दूं कि वो दोनों ना काफी अच्छे दोस्त हैं, और देखो दूर से मैं बता रहा हूं और वो काफी अच्छे दोस्त हैं, देखो कितने अच्छे से बात कर रहे हैं, वो कमाल के होंगे, है ना, बहुत अच्छी बहुत गहरी दोस्ती होगी। अरे भाई वो दोनों एक दूसरे के घर में खाना खाते हैं, एक दूसरे के साथ बैठते हैं। मैं आपको कन्विंस कर दे रहा हूं और आप ये बात मान रहे हैं, सच बोल रहे हैं क्या, हाँ सच बोल रहा हूं, एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, और आप मान गए इस बात को, तो मैंने कन्विंस कर दिया, ठीक है। लेकिन जब आप उसके घर गए तो पता चला एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं वो, है ना, बल्कि दोस्त ना होके पड़ोसी हैं और एक दूसरे पर मारने काटने को तुले हुए, और वो जो वहां बात कर रहे थे वो बहस हो रहा था, जबकि बात नहीं कर रहे थे वो। ये आपको रियलिटी पता चलती है, तब आपका दिमाग घूम जाता है कि भैया रियलिटी कुछ और है, बातें कुछ और हो रही है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही कहानी थी। क्या था कन्वेंशनल करंट में, कन्वेंशनल करंट में कहा गया कि डायरेक्शन ऑफ करंट जो है ना, वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती थी, यानी लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती थी। डायरेक्शन ऑफ करंट जो है, उफ, चलो हाँ ठीक, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से कहां जाती थी, लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती थी, ठीक है। हाँ, तो डायरेक्शन ऑफ करंट कहां से जाती थी, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाती थी, है ना। और वो हायर पोटेंशियल क्या है, यानी हायर पोटेंशियल कहने का मतलब है वो पॉजिटिव चार्जेस से होते हुए कहां जाएगी, नेगेटिव की तरफ जाएगी, नेगेटिव चार्जेस की तरफ जाएगी। ये कन्वेंशनल तरीका था, ये उस समय खोजा गया था जिस समय करंट के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं था। तो लोग बता दिए कि भाई कहां जाता है, तो ज्यादा से कम की तरफ जाता है, और लोग मान भी है। क्योंकि माने इसलिए क्योंकि बहुत सारे अप्लायंसेस का बिगनिंग हो चुका था, बहुत सारे अप्लायंसेस बना दिए गए थे, और ये कॉन्सेप्ट किसी भी अप्लायंसेस पे गलत साबित हो ही नहीं रहा था। इसलिए लोग ये बात मान लिए थे कि चार्जेस का फ्लो, करंट का फ्लो जो होता है ना, वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरफ जाती थी। फिर बाद में क्या हुआ, जब लोगों को रियलिटी पता चली तो पता चला कि भैया करंट का फ्लो लोअर पोटेंशियल से कहां की तरफ हो रहा है, हायर पोटेंशियल की तरफ हो रहा है ना। और वो किसकी वजह से हो रहा है, ये करंट का फ्लो हो किसकी वजह से रहा है, तो हो रहा है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। करंट का फ्लो एक्चुअली मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो हमको हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ दिख रहा है, यानी कि कहां से हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव दिख रहा है। तो नेगेटिव टू पॉजिटिव अगर इलेक्ट्रॉन बह रहा है,
अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव बह रहा है, यानी कि ये नेगेटिव टू पॉजिटिव ये बहेगा, अगर इस तरीके से, अगर ये इलेक्ट्रॉन ये नेगेटिव टू पॉजिटिव, एक मिनट, हाँ, इलेक्ट्रॉन अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, व्हाई दिस कोला वेरी डी चल रहा है भैया। चलिए, अगर ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है तो कुछ ऐसे ही मूवमेंट करती, और ऐसे ही तो मूवमेंट हो रहा है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कुछ इस तरीके से था। और हमारा जो कन्वेंशनल तरीका हमें समझा रहा था, जो कन्वेंशनल तरीका हमको समझा रहा था, वो कुछ इस तरीके से, इस डायरेक्शन में समझा रहा था। कन्वेंशनल तरीका उल्टा है, जबकि रियलिटी में जो हमारा करंट का फ्लो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा था। तो जाके एक बात यहां कंक्लूजन निकाल दिया गया कि द फ्लो ऑफ करंट is always opposite to flow of इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो कर रही है। तो भैया यहाँ क्या इलेक्ट्रॉन के अपोजिट नहीं करे, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट ऐसे था और करंट का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इस तरीके से, करंट का मूवमेंट इस तरीके से। क्योंकि कन्वेंशनल तरीका को ही मान लिया गया, क्योंकि जितने भी अप्लायंसेस इस्तेमाल हुए वो सही काम कर रहे थे, कोई परेशानी नहीं हुआ, तो हम उसी कन्वेंशनल तरीके से ही चलते हैं। इसलिए आज भी हम ये बात को मानते हैं कि करंट का फ्लो जो है वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शंस में होती है, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ ही करंट का फ्लो होता है। तो इस पूरे चैप्टर में जब आप करंट की फ्लो की बात करेंगे ना, वो हमेशा हायर से लोअर की तरफ ही बात करेंगे, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ ही बात करेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये रहा आपका डायरेक्शन ऑफ करंट के बारे में। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। मैंने क्या कहा था, इस चैप्टर में आपको सिर्फ मेरे को फॉलो करना है। आपको सिर्फ क्या समझना है, आपको सिर्फ समझना है कि ये चैप्टर क्या क्या कहता है और इसके फॉर्मूले केवल रटने हैं, बात बाकी समझ में आएगा। पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कहा जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज कहा जाता है। और चूंकि V फॉर वोल्टेज, तो इसको डिनोट भी हम किससे करते हैं, V से करते हैं। तो आपको समझ में आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज कहा जाता है और उसको V से डिनोट करते हैं। अगर V से डिनोट करते हो तो समझाना पड़ेगा भैया। तो इसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W बाय Q। V इज इक्वल टू W बाय Q। कि W बाय Q क्या है भाई? तो देखो, पोटेंशियल डिफरेंस यानी यही बताता है कि इस पूरे सर्किट में हाई लो वाला सिचुएशन है, इसलिए चार्जेस का फ्लो कंटिन्यूअस बना हुआ है। पूरे सर्किट में हाई और लो वाला सिचुएशन है, इसलिए हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट का कंटिन्यूअस फ्लो बना हुआ है। तो ये यानी कि यहां पे जो है W मतलब हो गया वर्क डन, और Q मतलब हो गया चार्ज। ठीक है, और V मतलब तो आपको पता ही है, V मतलब हो गया आपका वोल्टेज, या फिर मैं इसको लिख दूं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो अब वर्क करवाना है। किसको वर्क करवाने के लिए? हमको पता है, 9th क्लास में पढ़े हैं कि वर्क करवाने के लिए किसी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कराना पड़ता है, और वो ऑब्जेक्ट कौन है? चार्ज। वो ऑब्जेक्ट कौन है? चार्ज। वर्क कराने के लिए ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, और वो ऑब्जेक्ट कौन है? चार्ज। जब कभी आप चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जितना काम किया जाता है, इसी चार्ज को उठा के कहां ले गए? यहां पे ले गए। चार्ज को जब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो काम किया जाता है, वही आपका क्या हो गया? वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? तो वर्क डन टू मूव करवा रहे हैं, वर्क डन टू मूव यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में, एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने में जितना भी काम किया जा रहा है ना, चार्ज को मूवमेंट करने में, वही क्या हो गया आपका? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला V इज इक्वल टू W बाय Q होता है। ठीक है, V इज इक्वल टू W बाय Q होता है। तो आपके मन में ये भी तो ख्याल आएगा ना कि सर इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट बताइए। तो बच्चा जैसे ही इसको हम लिखते हैं V इज इक्वल टू W बाय Q, तो वर्क का हमारे पास आता है जूल, और कूलम चार्ज का आता है कूलम। यानी अगर इसके SI यूनिट की बात करेंगे, अच्छा जगह ही नहीं दिया मैंने, इसके अगर SI यूनिट की बात करेंगे, द SI यूनिट, यहां से लिख लोगे SI यूनिट क्या है आपका?
जूल पर कूलम। जूल पर कूलम, या तो इसके एसआई यूनिट को क्या कहते हैं हम लोग, वोल्ट कहते हैं। तो ये तो हो गई यूनिट की बात। अब हम बात करेंगे कि सर क्या होगा, 1 वोल्ट क्या हो सकता है। 1 वोल्ट बता दो आप हमको, 1 वोल्ट कुछ हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। 1 वोल्ट 1 जूल डिवाइड बाय 1 कूलम, ये आपका क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। कि 1 जूल 1 कूलम, हाँ हाँ बिल्कुल 1 जूल 1 कूलम। तो कैसे, तो कहेंगे कि 1 जूल ऑफ वर्क हैज डन, है ना, टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड 1 वोल्ट कहा जाएगा। बात समझ में आया। 1 जूल काम कराना है 1 कूलम को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में, यानी 1 कूलम को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जो हम काम करवा रहे हैं वो काम 1 जूल का होना चाहिए। तब हम कहेंगे कि ये पूरा का पूरा जो है वो क्या कहलाएगा हमारा, 1 वोल्ट कहलाएगा। सेम बात कि when 1 joule of work is done in carrying 1 coulomb of charge, then potential difference is called 1 volt हो जाएगा। सिंपल, जो बातें मैंने समझाई वही है। 1 जूल का काम करना है किसको, 1 कूलम ऑफ चार्ज को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाएंगे, विच इज पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड 1 वोल्ट। यही आपका क्या है, 1 वोल्ट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है, वोल्ट है। यहाँ पे 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल पर कूलम है ना। 1 वोल्ट 2 बार हो गया, ये सेम डेफिनेशन सेम इंपोज किया हुआ है। अब आता है हमारे पास वोल्ट मीटर, है ना। जिस तरीके से हम एम मीटर को देखे हैं उसी तरीके से आपको वोल्ट मीटर भी समझना है कि एक्चुअल में वोल्ट मीटर है क्या। तो वोल्ट मीटर जो है एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो वोल्टेज मेजर करता है। सिंपल, वोल्ट मीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है जो क्या मेजर करता है, तो वोल्टेज मेजर करता है। तो ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो क्या मेजर कर रहा है, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों एक ही चीजें हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं उसको हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। और ये जो है ना हमेशा हाई रेसिस्टेंस होगा, इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होगा, करंट का फ्लो नहीं जाने देता उसमें, वो रेसिस्ट करके लगता है। और ये हमेशा कैसे कनेक्ट होगा, ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये हमेशा पैरेलल कनेक्टेड होगा। तो इसके बिलोंगिंग सवाल भी आता है कि वोल्ट मीटर, व्हाई वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इसके सवालों के बारे में हम बाद में देखेंगे। फिलहाल तो आप ये बात एकदम दिमाग में बैठा लो क्योंकि आपके न्यूमेरिकल्स में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में कनेक्टेड होता है और एम मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है। एम मीटर हमेशा सीरीज में कनेक्टेड होता है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब इसके सिंबल को दिखाने के लिए तो सिमिलर है, वही सिंबल है जो आप देखे थे। यहाँ V हो जाएगा, राइट लेफ्ट प्लस माइनस, सेम का जैसे एमीटर का देखे थे, बीच में ए था, अब यहाँ पे V है। अब ये जो पोटेंशियल डिफरेंस की इतनी सारी कहानियां बता रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को सर कौन ऐसा है, कोई तो होगा जो इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता होगा। तो हाँ एक है, और उसको कहते हैं हम लोग सेल, उसको कहते हैं हम लोग सेल, है ना। सेल वो सिंपलेस्ट डिवाइस है, सेल वो छोटा सा डिवाइस है जो मेंटेन करता है किस चीज को, तो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करता है। जो वोल्टेज को मेंटेन करे वही है तुम्हारा सेल, जो वोल्टेज को मेंटेन करे वही है तुम्हारा क्या, सेल। तो करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ भागता है। और इस चीज को मेंटेन कौन करता है, तो वो सेल मेंटेन करता है। तो बहुत सारा सेल अगर मिल जाए ना, तो जैसे बहुत सारे सेल्स अगर कंबाइन होते हैं तो इन्हीं सेल्स को क्या कहा जाता है, इसको बैटरी भी कहा जाता है। ठीक है, बहुत सारे सेल मिलेंगे तो बैटरी कहलाएंगे। ठीक है, और ये सेल्स और बैटरी जो है इस पोटेंशियल डिफरेंस को यानी वोल्टेज को मेंटेन रखता है एक्चुअली, है ना। और ये हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल वाला सिचुएशन हमेशा सर्किट में बनाए रखता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास आता है सिंबल। कुछ सिंबल बताया है मैंने ये कहा है कि सिंबल जानने की जरूरत क्यों पड़ी। तो हम किसी वोल्ट मीटर को फिगर नहीं बना सकते जब हम सर्किट बनाएंगे इस तरीके से कि मैं एक सर्किट बनाता हूं, एक बल्ब जोड़ा, फिर इस तरीके से जोड़ा, फिर यहाँ पे एक एमीटर लगाया, एमीटर के बाद यहाँ से मैंने एक स्विच लगाया, फिर यहाँ से मैं सेल लगा रहा हूँ, एक छोटा एक बड़ा, इस तरीके से एक सेल लगाया, और इस तरीके से मैं अपना सर्किट कंप्लीट करता हूँ। जब ये सर्किट कंप्लीट होगा, जब ये कनेक्शंस फॉर्म होंगे, तो इस कनेक्शंस में एक्चुअली यहाँ पे प्लस और माइनस, है ना। इस सर्किट में मैं हर बार ये नहीं शो कर सकता कि बल्ब बना के दिखाऊं एक्चुअली बल्ब कैसा होता है, इसके ऊपर कवरिंग होता है ना। अब ये नहीं दिखाऊं कि एमीटर इस तरीके का होता है, एक स्क्वायर शेप में होता है, इस तरीके का, ये
थोड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है ना। स्विच में यहाँ बना के नहीं दिखा सकता हूँ, तो उसके लिए हम लोग सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक शेल होता है उसको दिखाने के लिए हम पहले से एक बड़ा डंडी इस तरीके से इसके पीछे एक डंडी लगाते हैं, फिर एक छोटा इस्तेमाल करते हैं। फिर जो छोटा होता है वो नेगेटिव होता है, जो बड़ा होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। यही इस्तेमाल करना है आपको। और जब बहुत सारे सेल्स कनेक्टेड होंगे तो इस तरीके से एक बड़ा इधर की तरफ जाएगा, बड़ा पॉजिटिव, छोटा छोटा एक बड़े के साथ इस तरीके से कनेक्टेड होगा, माइनस लगेगा, फिर इस तरीके से। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे कितने सेल्स हैं, कितने सेल्स हैं, तो आप बड़े ही आसानी से बता सकते हो कि यहाँ पे 3 सेल्स हैं, सेल 1, सेल 2, सेल 3। यहाँ पे 3 सेल्स हैं। जहां पे पॉजिटिव नेगेटिव होगा वहां एक सेल, दूसरे में पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरे में पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे 2 सेल्स, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव 3 सेल्स, यानी यहाँ पे 3 सेल्स हैं। और ये बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। बैटरी किसको कहते हैं, तो बहुत सारे सेल्स जब कंबाइन होते हैं तो उनको हम बैटरी कहते हैं। अब देखो प्लग की या स्विच देखते हैं। प्लग की स्विच यानी ये अगर ऑफ है तो इस तरीके से खाली दिखेगा बीच में। और अगर यही पार्ट ऑन होता, अगर यही पार्ट ऑन होता तो इस तरीके से दिखता, इसके बीच में इस तरीके से डार्क लगा होता, ठीक है। अगर ये वायर जॉइंट होती, अगर देखो दिखाने का तो ये भी तरीका है कि अगर ये ओपन रहता तो इस तरीके से दिखता, एक ये भी सिंबल है। और अगर ये जॉइंट होता तो इस तरीके से दिखता, ये भी दिखाने का तरीका है। किसको, तो स्विच को। एक वायर जॉइंट होगी तो इस तरीके से यहाँ आके बीच में डॉट पड़ेगा, ये वायर जॉइंट है, ठीक है। अगर ये वायर यहीं पे क्रॉसिंग में होगी तो ये इस तरीके से यहाँ पे कर्व दिखा के इस तरीके से क्रॉस करवाया जाता है। अगर इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करते हैं तो बल्ब जैसे होता है इसका फिलामेंट उसी तरीके से दिखाया जाता है। अगर हम रेसिस्टर्स की बात करते हैं तो रेसिस्ट करना, रेसिस्ट मतलब बाधा होता है ना। तो ये रेसिस्टर जब बाधा है तो ये कैसा होगा, उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़ उबड़ खाबड़, और इस तरीके से देखने को मिलेगा। और कोई ऐसा रेसिस्टर जिसमें हम बदलाव कर सकते हैं, यानी रेसिस्टेंस में अगर हम कोई चेंजेस कर सकते हैं, रेसिस्टेंस में कोई बदलाव करते हैं, उनको हम एक वेरिएबल रेसिस्टेंस या रिहोस्टेट नाम दिया गया है। उसको दिखाने के लिए पहले हम रेसिस्टेंस दिखाते हैं ऐसे उबड़ खाबड़ सा, और इसके बीच में एक एरो साइन देते हैं जो ये बताता है कि ये एक वेरिएबल रेसिस्टेंस है, एक रिहोस्टेट है। या तो फिर हम इसको ऐसे इस तरीके से दिखाएंगे, ये ऊपर से दिखा के एक एरो दिखा देते हैं। ये बतलाता है कि ये एक वेरिएबल रेसिस्टेंस है जिसको आप आगे पीछे करके बदलाव करके जो है उसको बदल सकते हो। एमीटर हम लोगों ने देख लिया है, पढ़ लिया है कि एमीटर किस तरीके से होता है। वोल्ट मीटर ये किस तरीके से होता है ये देख लिया हुआ। तो ये सिंबल्स जो है किसी भी सर्किट में बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है, जानना है, ध्यान रखना है। फिगर्स ही हैं, 2-4 बार देखोगे आपको याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है ओम्स लॉ, सबसे इंपॉर्टेंट, जहां से सवाल बहुत भर भर के पूछे जाते हैं। लॉजिकली पूछे जाएंगे, डायरेक्ट पूछे जाएंगे, डायरेक्ट आपसे ओम्स लॉ पूछ लिया जाएगा या फिर लॉजिकली घुमा के पूछा जाएगा। तो ओम्स लॉ तो है, इसको एकदम इंपॉर्टेंट मान लेना है। इस टॉपिक को एकदम इग्नोर नहीं कर सकते आप। इस टॉपिक को इग्नोर करना सबसे ज्यादा बेवकूफी वाला काम होगा, विच इज VBI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम तो अपने स्कूल टाइम पे VBI खूब सारा लिखते थे। तो बेसिकली ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ ने, ये ओम्स लॉ देने वाले व्यक्ति का नाम है साइमन ओम। साइमन ओम, बुक्स में लॉर्ड साइमन ओम मिलेगा, लॉर्ड हटा देना, आपको साइमन ओम लिखना है। ओम्स लॉ में कहते हैं कि जो V है, विच इज वोल्टेज, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी वोल्टेज करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसी बात को यहां पे लिख दिया गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ ए मेटालिक कंडक्टर, यानी मेटालिक कंडक्टर के 2 पॉइंट के बीच में जब भी कभी कनेक्ट होगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, है ना, जो पास हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे। टेम्परेचर को फिक्स रखना होता है बच्चा, कहीं पे भी टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे घटाएंगे तो हमारे इसमें परिवर्तन आ जाएगा, वोल्टेज या करंट वगैरह में चेंजेस आ जाएगा। तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इस कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब भी किसी मेटालिक कंडक्टर में वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो करंट भी हमारा इंक्रीज होता है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आता है, ठीक है। ये V इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I आता है। अब एक बात तो यहीं पे क्लियर कर लेते हैं कि सर एक बात बताओ कि अगर हम वोल्टेज बढ़ा देते हैं तो क्या करंट बढ़ेगा? बिल्कुल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो करंट भी बढ़ेगा। क्या सर हम वोल्टेज को घटा दें तो करंट घटेगा? बिल्कुल घट जाएगा, ठीक है। यानी वोल्टेज और करंट जो है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है।
चलिए वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ाने से वोल्टेज बढ़ेगा। चलिए तो अब ये प्रोपोर्शनल साइन तो हटेगा ना, ये जो प्रोपोर्शनल हटा तो क्या आया, अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटता, यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटता तो प्रोपोर्शनल हटा है आर आता है आर आई। अब इसी को हम अरेंज करके कैसे लिखते हैं, V इज इक्वल टू आई आर लिखते हैं। आर क्या है बेसिकली, तो आर इज ए कांस्टेंट है ना, आर क्या है कांस्टेंट है, और यही आर क्या है, कुछ नहीं है, यही आर आपका क्या है, रेसिस्टेंस है। यही आर आपका क्या है, रेसिस्टेंस है। और रेसिस्टेंस कहां से निकल के आया, जब आप वोल्टेज बढ़ाए और करंट बढ़ा, और करंट बढ़ने से एक टर्म और निकल के आता है विच इज रेसिस्टेंस। और आप रेसिस्टेंस को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। जब भी आप किसी वायर में करंट का सप्लाई देते हो, वोल्टेज इंक्रीज करते हो, करंट का सप्लाई और बढ़ता है, वोल्टेज और बढ़ाए करंट का सप्लाई और बढ़ेगा, तो उसमें रेसिस्टेंस भी आएगा। और वो रेसिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वो रेसिस्टेंस हमेशा कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा, वैसा ही रहेगा। अब वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाओ करंट बढ़ेगा, लेकिन रेसिस्टेंस जो जनरेट हो गया बिगिनिंग में, जो आ गया वही रहने वाला है। तो रेसिस्टेंस विल बी कांस्टेंट, ठीक है, और वो टर्म आता है। अब जब रेसिस्टेंस की बात करते हैं तो रेसिस्टेंस है क्या एक्चुअली, तो मैंने बार शुरू से बात बोला है कि रेसिस्टेंस क्या है, तो रेसिस्टेंस है किसी कंडक्टर का एक ऐसा प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर जो क्या करता है, फ्लो ऑफ चार्जेस को रेसिस्ट करता है। उसका काम क्या है, रेसिस्ट करने का, फ्लो ऑफ चार्जेस को। यानी आप यहां पे लिखना चाहो ना तो एक लाइन में आप इसको लिख सकते हो, एक लाइन में कैसे लिखोगे, तो सीधी सी बात है, रेसिस्टेंस क्या है, तो रेसिस्टेंस क्या है, रेसिस्टेंस जो है आपका वो क्या कहलाएगा, रेसिस्ट टू फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर, है ना, जो या रेसिस्ट टू फ्लो ऑफ चार्ज, इतना भी लिख दो तो आपका काम बन जाता है। वही तो है प्रॉपर्टी का, किसका, कंडक्टर का प्रॉपर्टी है जो रेसिस्ट कर रहा है किस चीज को, जो रेसिस्ट कर रहा है किसको, फ्लो ऑफ चार्जेस को। उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टेंस कहते हैं। चूंकि साइमन ओम का योगदान है इस रेसिस्टेंस को देने में, इसलिए ओम इसका एसआई यूनिट है ना। रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, ओम है, ठीक है। रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, ओम है। तो आपने फॉर्मूला क्या देखा, तो V इज इक्वल टू आई आर देखा, V इज इक्वल टू आई आर होता है। अब रेसिस्टेंस का भी तो फॉर्मूला निकालने की बारी आ गई है। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो रेसिस्टेंस को R को इधर ही रहने देते हैं, बराबर देते हैं, ये I नीचे आ जाएगा, यानी V बाय आई इज इक्वल टू R, यानी V बाय आई इज इक्वल टू क्या हो जाता है, R हो जाता है, ठीक है। V बाय आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, R हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये आ गया। अगर V बाय आई इज इक्वल टू R आया है, V क्या होता है आपका, V कैसा यूनिट होता है, वोल्ट, और करंट कैसा यूनिट क्या होता है, कूलम, यानी वोल्ट पर कूलम जो है वो आपका रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको वोल्ट पर कूलम इसका एसआई यूनिट हो गया, और साथ ही साथ इसको ओम से भी इस तरीके से नोट करते हैं, ओम भी है, तो आपसे सवाल एक तो पूछा जाएगा सिंपल सा कि बताओ 1 ओम कितना है, तो आप कहोगे सर 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 कूलम अगर कहते हैं तो ये क्या हो गया आपका, 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 कूलम इज इक्वल टू 1 ओम। तो वही हो गया 1 ओम इज इक्वल टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय, अच्छा सॉरी, ये कितना ब्लंडर मिस्टेक मैंने किया, कूलम तो है ही नहीं, यहाँ पे तो करंट है, और करंट है तो ये क्या होगा, एम्पियर होगा, और जब ये एम्पियर होगा तो यहाँ कूलम में कैसे लिख सकता हूँ, इतना बड़ा मिस्टेक कैसे हो सकता है, ये एम्पियर होगा, तो वही है यहाँ पे 1 एम्पियर होगा, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए क्या है भैया 1 ओम, तो कहते हैं कि जब पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 1 वोल्ट, जब पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, 1 वोल्ट हो, है ना, और करंट कितना पास हो रहा हो सर्किट में, 1 एम्पियर पास हो रहा हो, जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और करंट कितना पास हो रहा, वो 1 एम्पियर पास हो रहा हो, देन रेसिस्टेंस इज 1 ओम, तब रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1 ओम हो जा रहा है। यानी किसी भी सर्किट में जब पोटेंशियल क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज 1 ओम हो, और उसी सर्किट में 1 एम्पियर करंट पास हो रहा हो, तो हम उसको क्या कहेंगे, 1 ओम कहेंगे। ये आपका ओम्स लॉ है।
ठीक है, ओम्स लॉ बढ़िया से समझना हर एक चीज को। ओम्स लॉ क्या है, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ता है, उसको घटाएं तो ये भी घटेगा, सीधी सी बात है। अगर V इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल तो RI, तो विच इज फॉर्मूला आपका V इज इक्वल टू RI होता है। R आपका कांस्टेंट है तो यहाँ से रेसिस्टेंस आ गया। रेसिस्टेंस क्या है, तो रेसिस्ट टू फ्लो द चार्जेस, है ना, रेसिस्ट टू फ्लो द चार्जेस इन द सर्किट, ठीक है। और वो रेसिस्टेंस का जब फॉर्मूला निकालते हैं V इज इक्वल टू I और R इज इक्वल टू V बाई I। V बाई क्या होता है, वोल्ट पर एम्पियर होता है। वोल्ट पर एम्पियर ये ओम होता है। 1 ओम पूछा जाए तो 1 वोल्ट 1 एम्पियर, यानी किसी भी सर्किट में किसी भी सर्किट में जहां पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और करंट 1 एम्पियर पास हो रहा हो तो उसको क्या कहेंगे, 1 ओम कहेंगे। तो दिस इज द थिंग, ये आपको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लेना है, कहीं नहीं जाने देना है इसको। चलिए अब हमारा ग्राफ देखते हैं। अब आपको एक बात पता है कि आप अपने फिजिक्स लैब में जाना, फिजिक्स लैब में सारे को कनेक्ट करना, जैसे कि वोल्ट मीटर को आपको किस में कनेक्ट करना है, पैरेलल में कनेक्ट करना है, एम मीटर को सीरीज में कनेक्ट करना है, एक छोटा सा बल्ब कनेक्ट करना है, और एक जो है एक बैटरी एलिमिनेटर होगा आपके फिजिक्स लैब में, वो बैटरी एलिमिनेटर को कनेक्ट कर देना है ताकि बैटरी का रिक्वायरमेंट नहीं पड़े। फिर उसके बाद आप उसको करंट का सप्लाई दोगे, और वहां पे जो वोल्ट मीटर लगाए हो या एमीटर लगाए हो, इनमें आप वोल्टेज और करंट का मेजरमेंट करना, वोल्टेज या करंट का मेजरमेंट करना। आप देखोगे कि वोल्टेज में जो वैल्यू आ रहा है करंट में उसी के रिस्पेक्टिव में आ रहा है। फिर वोल्टेज दोगे, आप वोल्टेज बढ़ाओगे, करंट भी उसी तरीके से आगे बढ़ जाएगा। फिर वोल्टेज आगे बढ़ाओगे थोड़ा सा तो करंट भी क्या हो जाएगा, थोड़ा और आगे बढ़ जाएगा। तो वोल्टेज और करंट जो है वो एक दूसरे के पैरेलली जो है वो इंक्रीज करते हैं। तो जो ये ग्राफ ड्रॉ होगा तो वो इस तरीके से होगा कि देखो आपने क्या दिया, 0.1 एम्पियर का करंट दिया, तो आपका जो 0.1 एम्पियर का करंट है सप्लाई हुआ, तो वोल्टेज कितना रहा होगा, तो ये कुछ 0.2 ना होके 0.3 के आसपास में रहा होगा। 0.2 जब दिया तो यहाँ पे कुछ आ जाता है, या 0.6 ही मान लेते हैं ना, पूरा 0.6 आ गया। यहाँ 0.3 जाता है तो मेरा कितना जा रहा है, उसी तरीके से थोड़ा आगे पीछे जा रहा है, ऊपर नीचे ये आ रहा है। 0.3 गया तो देखो 0.8 पे आ गया, 0.4 गया तो ये देखो 1 पे आ गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि हमारा करंट है उसी के हिसाब से हमारा वोल्टेज बन रहा है, या वोल्टेज के हिसाब से मेरा करंट आ रहा है। तो आपको यहाँ पे जो है VI ग्राफ भी खींचने के लिए दिया जा सकता है आपके एग्जाम में, VI ग्राफ या IV ग्राफ भी जो है खींचने के लिए दिया जा सकता है, ठीक है। IV ग्राफ, ये ग्राफ कौन सा है, तो VI ग्राफ है। VI ग्राफ में करंट x एक्सिस में और वोल्टेज y एक्सिस में। जब आपको IV ग्राफ दिया जाएगा तो वोल्टेज x एक्सिस में और करंट y एक्सिस में दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको ये ग्राफ खींचना है, और वो ग्राफ में जो ये लाइन होगी वो हमेशा सीधी होगी, हमेशा क्या होगी, सीधी होगी, क्योंकि वोल्टेज बढ़ाने से करंट भी बढ़ता है। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास एक नया टर्म आ गया, रिहोस्टेट। इस रिहोस्टेट को हम कहते हैं, एक और नाम है इसका वेरिएबल रेसिस्टेंस। नाम से ही इसके काम का पता चल जाता है, वेरिएबल रेसिस्टेंस यानी वैसा रेसिस्टेंस जो चेंज हो सकता है, वैसा रेसिस्टेंस जिसको हम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, वैरी कर सकते हैं। तो एक ऐसा कंपोनेंट हम जुगाड़ क्यों ना कर लें जिसके रेसिस्टेंस में बदलाव कर सके, और रेसिस्टेंस में बदलाव कर सके तो हम जितना करंट चाहेंगे उतना ही करंट लेंगे। अगर मेरे पास करंट बहुत ज्यादा है तो रेसिस्टेंस बढ़ा देंगे तो करंट कम आएगा, अगर मेरे को करंट ज्यादा चाहिए तो फिर क्या करेंगे, रेसिस्टेंस कम कर देंगे तो मेरे पास करंट ज्यादा आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि वैसा कोई इंस्ट्रूमेंट मिले, वैसा कोई कंपोनेंट मिले, तो वो हमारा रिहोस्टेट है। रिहोस्टेट क्या है, एक वेरिएबल रेसिस्टेंस है, एक ऐसा कंपोनेंट है, वेरिएबल रेसिस्टेंस है। वेरिएबल रेसिस्टेंस इज ए कंपोनेंट जो यूज्ड टू रेगुलेट करंट को रेगुलेट कर सके, करंट को आगे पीछे कर सके, लेकिन विदाउट चेंजिंग इट्स वोल्टेज में, सोर्स ऑफ वोल्टेज में बिना बदलाव किए हुए। अगर हम बिना वोल्टेज में चेंजेस किए हुए करंट में बदलाव कर पाते हैं तो वो क्या है, आपका रिहोस्टेट या वेरिएबल रेसिस्टेंस ही है जो आपको ये काम करके देगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे है हमारे पास कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो रेसिस्टेंस को, किसी कंडक्टर में जो रेसिस्टेंस है उसको प्रभावित करते हैं। तो वो फैक्टर जो होंगे, किसी यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर की बात करते हैं, तो कहता है देखो आप, सीधी सी बात है, आप एक इस तरीके से वायर लेते हो,
इस तरीके से वायर लेते हो, समझ में आएगा आपको। अभी इस तरीके से वायर लेते हो। अब इस वायर में सीधी सी बात है, अब चार्जेस फ्लो होगा यहाँ पे। मान लिया ये चार्जेस फ्लो कर रहा हूं मैं, एक यहां से चार्जेस, भाई घूमो पहुंचो पहुंचो, जहां जहां पहुंच सकता है पहुंचो, ये चार्जेस का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, ये चार्ज। अब ये जो वायर दिया है इसको आप रोड की तरह समझ लो कि ये एक अच्छा खासा बढ़िया सा गवर्नमेंट का रोड है, ठीक है। अब ये जो रोड है, आप सीधी सी बात समझो कि अगर इस रोड को मैं क्या करता हूं, बढ़ा देता हूं, लेंथ जो है इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है, लेंथ जो इंक्रीज करता हूं। अब ये जो रोड है, मैं पहले ये समझ लेता हूं कि ये जो रोड है ना, ये जो वायर जो है, वायर को मैंने रोड बताया कि ये जो रोड है, अब इस रोड में चलने के दौरान क्या होता है, कभी कभी कोई महिला क्रॉस कर गई, है ना, बाधा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कभी कोई बच्चा क्रॉस कर गया, बाधा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, फिर कभी कोई जानवर क्रॉस कर गया। इंडिया का रोड है भाई साहब, क्रॉस करेगा ही करेगा, तुम्हारी इच्छा करे या ना करे, तुम वीआईपी गाड़ी खरीद लो लेकिन रोड में ऐसे क्रॉसिंग होंगे। फिर चाहे कोई जानवर क्रॉस कर गया, जब इस तरीके का क्रॉसिंग होगा, क्या है ये, यही वो क्रॉसिंग है, ये रेसिस्टेंस की तरह काम करती है, यानी बाधा की तरह काम कर रही है। यानी रोड का बाधा कौन है, तो देख लो, एक तो फीमेल, अरे भाई साहब कलर भी तो चेंज हो, एक तो फीमेल, फिर वही कलर लेता हूं जो कलर में चाहता नहीं, एक फीमेल है, एक भाई साहब मेल है, एक भाई साहब चाइल्ड है, एक एनिमल है। इस तरह की चीजें जो बाधा डाल रही है, यही बाधा क्या है, रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन की तरह काम कर रहा है, बाधा की तरह काम कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है, ठीक है। यानी एक ऐसा कंडक्टर जिसमें जो है कुछ चीजें यानी इनके कुछ के पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स रेसिस्टेंस की तरह काम करने लगते हैं। तो समझते हैं हम लोग। अब कह दो कि चलो ये तो बाधा रहेगा सर, ये इंडिया का पूरा रोड आप कहीं से भी ले लीजिए, ये बाधा रहेगा। अब बताओ बच्चा, यहाँ ए पॉइंट से आप स्टार्ट किए, बी पॉइंट तक अगर ये आपको 1 2 3 4 बाधा आया है, अब यही पॉइंट बढ़ा के आप बोलोगे सर हम थोड़ा और दूर चलेंगे, सी पॉइंट तक जाओगे, तो क्या ये बाधा नहीं बढ़ेगा? ऑब्वियसली है, ये ऑब्स्ट्रक्शन आपको बढ़ेंगे, कोई ना कोई फिर से किसी ना किसी तरीके से बाधा दिया जाएगा आपको, फिर ऑब्स्ट्रक्शन होगा। यानी जितनी लंबी दूरी उतना ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन, यानी लेंथ पहले जो मेरा ये था, अब वो लेंथ मेरा बढ़ के क्या हो गया, ये हो गया है, तो मेरा बाधा भी क्या होगा, और ज्यादा होगा। वहीं से निकल के आता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, यानी रेसिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है, लेंथ के, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। अब चलो, तो अगर कोई बच्चा पुराना होगा तो वो देखा होगा कि पतली पतली रास्ते पहले बने होते थे। सरकार ने क्या किया, नई पॉलिसी लाई, नई पॉलिसी में कहा गया कि देखो रोड पहले पतली थी, सुविधा आपको कम था, जाने आने में परेशानी होता था, अब परेशानी ही रिजॉल्व करते हैं क्या, तो ये क्या करते हैं कि ये रोड को चौड़ा कर दो, है ना। अब ये रोड हो गया चौड़ा, इस तरीके से हो गया, फैल गया रोड। जैसे ही ये रोड फैल गया, आपके पास आने जाने का रास्ता ज्यादा है, तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, ये जो बाधाएं हैं, वो थोड़े कम हो गए। क्योंकि इन बाधाओं के लिए भी सरकार ने उपाय लगाया ना कि लोग आते जाते हैं, तो चलो यहाँ से एक पुलिया बना देते हैं, ऊपर से पास हो जाएंगे, तो लोग यहाँ से जाने लगे, ठीक है। और रास्ते चौड़े हैं तो जगह जाने का रास्ता ज्यादा होता है, आदमी यही रुक जाता है तो गाड़ी फटाक से पार हो जाती है, तो रोड हो गए चौड़े। यानी जो 2 लाइन का 2 लाइन का रोड था, ये जो पहले आपका 2 लाइन का रोड दिख रहा है, ये अब कितने का हो गया, 4 लाइन का रोड हो गया। तो रास्ते चौड़े तो चार्जेस का फ्लो ज्यादा होगा, यानी कंडक्टर अगर बड़ा हो गया, यानी वायर अगर आप मोटा लिए तो क्या होगा, चार्जेस फ्लो ज्यादा होंगे, और चार्जेस ज्यादा फ्लो होंगे तो वहां से एक बात समझ में आ गई कि क्या है, ये ऐसा है कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसका मतलब थोड़ा तो कंफ्यूजन है। अगर मैं कहूं कि एरिया घटा देता हूं, एरिया जब छोटा था, घटा दिया मतलब छोटा था, तो रेसिस्टेंस क्या था, ज्यादा था। इसीलिए अगर मैं यही एरिया बड़ा हो गया, मेरा एरिया जैसे ही मेरा क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो रेसिस्टेंस क्या हो गया, घट गया। अब ये जो बाधा है वो क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो यहां से समझ में आया कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया इन एरिया ऑफ
क्रॉस सेक्शन। अब देखो रेसिस्टेंस केवल इन दो फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करती, रेसिस्टेंस डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। क्या होता है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हो तो आपका रेसिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस गुस्सा वाला देते हैं, रेसिस्टेंस भी क्या करेगा, रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। कि सर टेम्परेचर बढ़ा से रेसिस्टेंस कैसे बढ़ जाएगा, तो बच्चा देखो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके जो छोटे छोटे पार्टिकल्स एटम है, इनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, पार्टिकल्स हैं, वो जैसे तैसे मूवमेंट करने लगेंगे, इनका मूवमेंट होने लगेगा। और जब इनका मूवमेंट होने लगेगा तो इस तरीके से क्या करेंगे, एक दूसरे से कॉलिजन करेंगे। और कॉलिजन करेंगे, यही तो नहीं चाहिए कि कोई भी ऐसा रोड और रोड के बीच में झगड़ा नहीं चाहिए बच्चा, कोई भी ऐसा रोड और रोड के बीच, ये मान लीजिए फीमेल में मेल ना आपस रोड के बीच बीच में दोनों लोग लड़ने लगे, या दो गाड़ी वाले एक दूसरे से लड़ने लगे, तो ऑब्स्ट्रक्शन आया ना भाई, बाधा आया ना। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, क्यों इन लोगों के बीच में टेम्परेचर बढ़ गया, इन दोनों के बीच में इतना टेम्परेचर बढ़ा, गुस्सा आ गया, कैसे भाई साहब लड़ जाएंगे, मर जाएंगे, कट जाएंगे, ऐसे कैसे हो जाएगा, तो बाद बाकी लोगों को प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा। तो उसी तरीके से जब ये दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगे, एक दूसरे से लड़ने लगे, यानी यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो जब एक दूसरे से भिड़ने लगे, तो क्या हो गया, चार्जेस के सप्लाई को पास नहीं होने देने लगा, उसको ऑब्स्ट्रक्शन मिला। इसलिए कहते हैं कि टेम्परेचर बढ़ता है तब क्या होता है, रेसिस्टेंस भी इंक्रीज करता है। अब एक चौथा फैक्टर, इसी चौथे फैक्टर से एक फैक्टर निकल के आता है रेसिस्टिविटी, यानी जो रेसिस्टेंस है वो मटेरियल पे भी निर्भर करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल पे। नेचर ऑफ मटेरियल बोलने का मतलब है कि आप एल्युमिनियम का इस्तेमाल किए हो, कॉपर का इस्तेमाल किए हो, सिल्वर का इस्तेमाल किए हो, गोल्ड का इस्तेमाल किए हो, क्या इस्तेमाल किए हो, कौन कैसे आप जो है मेटल का इस्तेमाल किए हो, जैसा मेटल वैसा कंडक्शन प्रोवाइड करेगा। बढ़िया मेटल सिल्वर ले लो, गोल्ड ले लो, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई भी ज्यादा होगा, रेसिस्टेंस उसका कम होगा। लेकिन फिर हम एल्युमिनियम पे शिफ्ट होते हैं, थोड़े कॉपर बेटर है, एल्युमिनियम पे शिफ्ट होते हैं तो रेसिस्टेंस थोड़ा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, करंट का फ्लो थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, फिर भी आपके मन में सवाल आएगा कि सर आप ऐसा बोलते हैं तो हम लोग गोल्ड और सिल्वर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर लेते। करो करो करो, तुम ही कर सकते हो, पैसा ज्यादा है तो बिल्कुल करोगे, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं भाई, हम सबसे पहले चोरी करने आएंगे तुम्हारा। ठीक है, तो हम लोग एल्युमिनियम का इस्तेमाल, भाई एल्युमिनियम नहीं छोड़ते लोग। रोड किनारे आज से 3 साल पहले जब वायरिंग हो रहा था हमारे आसपास में, तो रोड किनारे एल्युमिनियम पड़ा था। सरकार जो एल्युमिनियम लाया, रखा गया, रात हो गया तो कॉन्ट्रैक्टर जो था बोला कि भाई एल्युमिनियम, इतना सारा एल्युमिनियम उठा के कहां लेके जाएंगे, सो यही रहेगा। एक बेचारा गार्ड को बिठाएगा, गार्ड बेचारा बूढ़ा आदमी, भाई साहब रातों रात जो एल्युमिनियम रखा गया था उसका आधा एल्युमिनियम गायब कर दिया लोग। ठीक है ना, तो एल्युमिनियम भी बेचे जाते हैं, खरीदे जाते हैं। तो आप सोचो सोना रहेगा तो वो जो गार्ड रखे हो ना, गार्ड सहित गायब कर देगा सोना। ठीक है ना, तो नहीं कर सकते वैसा, तो मटेरियल पे भी निर्भर करता है। अब मैं थोड़ा सा एक एक्सटेंशन वर्जन आपको दिखाता हूं कि इसको अगर इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको अगर इक्वेशन 2 मान लेते हैं, तो यहाँ पे मेरा एक क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो मैं दिखाऊं इसको, ठीक, यहाँ पे ये इक्वेशन 1, तो मैं इसको लिखूं ऐसे कि कंबाइन इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। अब ये जो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A आएगा, प्रोपोर्शनल हटेगा तो ये रो आता है, रो L बाय A। ये फॉर्मूला हमारे पास निकल के क्या आता है, ये फॉर्मूला निकल के आता है, ये फॉर्मूला निकल के आता है। इस फॉर्मूला में रो क्या है, तो ये जो रो है बेसिकली ये क्या है, कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, या इसको कहा जाता है, इसको कहा जाएगा इस रो को स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, या तो फिर इसको रेसिस्टिविटी भी कहा जाता है। और ये जो रेसिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस है, ये किससे निकल के आया, ये किससे निकल के आया, तो ये नेचर ऑफ द मटेरियल, इस मटेरियल की वजह से आया है। ठीक है ना, इस मटेरियल की वजह से आया है ये स्पेसिफिक रेसिस्टेंस, और इस स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को रो कहा जाता है बच्चा, अरे चो। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे में हमारे पास आता है रेसिस्टिविटी, जिसके भी बात कर रहे थे, समझ में आना चाहिए रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी क्या कहता है,
रेसिस्टिविटी में आ जाता है आपके पास R इज इक्वल टू रो, है ना, L बाय ए। ठीक है, रो L बाय ए। अगर मैं कह दूं कि L को आप ले लो, L इज इक्वल टू, लेंथ ही तो है 1 मीटर ले सकते हैं, एरिया, एरिया विच इज 1 मीटर स्क्वायर ले लिए हम। अगर ये दोनों हम इस तरीके से लिए तो आप वैल्यू पुटिंग कर दो। वैल्यू पुटिंग जैसे ही करते हो तो R इज इक्वल टू रो 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर, तो आप देखोगे 1 डिवाइडेड बाय R इज इक्वल टू आपके पास क्या रह जाता है, तो R इज इक्वल टू आपके पास रो रह जाता है। ठीक है, R इज इक्वल टू रो हो जाता है, यानी रेसिस्टेंस ही है आपका ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है। रो जो है ये एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है ना, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन को थोड़ा क्या करता है, रेसिस्ट करता है। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन को रेसिस्ट करता है वो मटेरियल की वो खासियत जो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन को रेसिस्ट करता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं। यहां पे भी देखो इसका डिफाइन कैसे किए हम लोग बेहतरीन ढंग से। इट इज डिफाइंड एज रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ क्यूब ऑफ मटेरियल। क्यूब ऑफ मटेरियल मतलब 1 मीटर स्क्वायर, है ना, ऑफ साइड 1 मीटर, साइड 1 मीटर यानी लेंथ 1 मीटर। ठीक है, व्हेन करंट फ्लोज परपेंडिकुलर टू इट्स अपोजिट फेसेस, है ना, तो उसको हम क्या कहेंगे, रेसिस्टिविटी कहते हैं। तो ये कहां आ गया, R इज इक्वल टू रो आ गया, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये आसान होगा आपके लिए। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, the property of material to resist the flow of current in a wire। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है कि इसका SI यूनिट क्या होगा, तो आपको रो L बाई ए दिख ही रहा है आपको। अगर मैं रेसिस्टिविटी की बात करता हूं, तो R हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी A ऊपर चला गया और L नीचे चला गया। रेसिस्टेंस का जो हमारे पास है SI यूनिट, रेसिस्टेंस का क्या है हमारे पास, ओम, एरिया का क्या है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या है, मीटर। तो ये आपका मीटर से मीटर गया, यानी रेसिस्टिविटी का SI यूनिट क्या है, ओम मीटर। तो यहीं पे आप देख लोगे क्या है, ओम मीटर, ओम मीटर। ठीक है, आगे हमारे पास एक नोट पॉइंट कि रेसिस्टिविटी जो है वो आपका लेंथ पे, और रेसिस्टिविटी जो है हमारा लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। लेंथ पे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन निर्भर किस पे करता है, तो टेम्परेचर पे निर्भर करेगा, है ना। टेम्परेचर बदलेगा तो रेसिस्टिविटी भी बदलेगा। तो रेसिस्टेंस इज ओनली डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। ठीक है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, अगर हम बात करें कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो मेरा रेसिस्टिविटी भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। रेसिस्टिविटी भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। मगर लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे इसका कोई लेना देना नहीं। ठीक है, लेंथ और एरिया पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे कोई लेना देना नहीं कि चेंज इन लेंथ या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में होने से रेसिस्टिविटी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, नॉट चेंज। मगर चेंज विथ चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़े तो रेसिस्टिविटी पे प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए रेंज ऑफ रेसिस्टिविटी क्या होता है। तो हम जानते हैं कि मेटल्स होते हैं और बहुत सारे मेटल्स को मिला दिया जाए, कंपोजिशन ऑफ द मेटल्स हमारा क्या बनाता है, एलॉयज बनाता है। तो इसकी रेसिस्टिविटी आप देख लो कितनी है, 10 टू द पावर -8 से लेके 10 टू द पावर -6 ओम मीटर तक। कितना कम है, 10 टू द पावर -8, मतलब सोचो कितना गुना डेप्रिशिएट, 10 टू द पावर -6 कितना गुना कम है। और अगर यहीं पे रेसिस्टिविटी आप इंसुलेटर की देख सकते हो, इंसुलेटर में क्या आ जाएगा आपके, है ना, इंसुलेटर में क्या आएगा आपका, तो कोई भी आप प्लास्टिक वगैरह ले लो, है ना, वुड वगैरह ले लो, लकड़ी वगैरह ले लो, उसके देखो 10 टू द पावर 12 से लेकर 10 टू द पावर 17 ओम मीटर तक है। तो ये कितना रेसिस्ट करता है, इसीलिए करंट का फ्लो जो है नहीं होता है किस चीज में, तो इंसुलेटर वगैरह में नहीं होता है। ठीक है ना, इसलिए मेटल जो है और एलॉय जो है अच्छा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये बात है। फिर हम बात करते हैं कि रेसिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज जनरली हायर देन ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट मेटल्स। ठीक है, जो एलॉय है रेसिस्टिविटी का, इसका क्या होता है, हायर होता है।
है ना, देन दैट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल, जो मेटल से मिलके हमारा एलॉयज बना है उसका रेसिस्टिविटी तुमको क्या मिलेगा, हायर मिलेगा हमेशा। जिन मेटल से मिलके आपका एलॉय बना है उसका रेसिस्टिविटी आपको क्या मिलेगा, हायर मिलेगा। सीधी सी बात है कि अगर मान लिए कि गोल्ड और सिल्वर को मिला के हम एक एलॉय बना है तो उसका रेसिस्टिविटी आपको हायर मिलेगा रादर देन आपका गोल्ड का और सिल्वर का। गोल्ड इंडिविजुअल और सिल्वर इंडिविजुअल उसका रेसिस्टिविटी कम होगा, लेकिन दोनों का कॉम्पोजिशन फॉर्म जो एलॉयज है उसका रेसिस्टिविटी क्या मिलेगा आपको, ज्यादा मिलेगा। ठीक है, ये बात हो गई। एलॉय जो है वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता है। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइज का मतलब समझना, आसानी से बर्न नहीं होता है ना। जब आप हाई टेम्परेचर डालते हो, कहीं पे भी हाई टेम्परेचर डालते हो तो बहुत ही इजीली से वो बर्न नहीं होता है, इसलिए हम एलॉय का इस्तेमाल करना प्रिफर करते हैं। भले ही एलॉय का रेसिस्टिविटी ज्यादा है कंपैरिजन टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स, उनके इंडिविजुअल मेटल्स के कंपैरिजन में इसका रेसिस्टिविटी ज्यादा है, लेकिन वो उतना ही मजबूत होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना अच्छा होता है, मेल्टिंग पॉइंट उसका ज्यादा होता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है तो वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा, इसीलिए जो एलॉयज है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, यानी बर्न नहीं होता है एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, इसीलिए इसका हम लोग उपयोग करते हैं क्या, दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक हीटिंग डिवाइसेस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप गीजर वगैरह रखते हो, जैसे आप आयरन वगैरह में इस्तेमाल करते हो, तो वहां पे एलॉयज ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमको हीट चाहिए और हीट चाहने के लिए हमको रेसिस्टिविटी ज्यादा होना चाहिए, और रेसिस्टिविटी किसका ज्यादा है, एलॉयज का ज्यादा है। और एलॉयज का रेसिस्टिविटी ज्यादा तो एलॉयज का हीट भी ज्यादा, और एलॉयज का हीट ज्यादा है तो हम देख रहे हैं कि खास बात है कि वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, बर्न नहीं हो रहा, तो वो मेरे काम का है। अब वो जो हीट आएगा उस हीट का यूटिलाइज करेंगे तो हम आयरन बना लेते हैं। नाइक्रोम वायर का इस्तेमाल करते हैं, नाइक्रोम वायर का जो है ना रेसिस्टिविटी ज्यादा है तो वो हीट ज्यादा जनरेट करता है, तो हम आसानी से कपड़े प्रेस करते हैं, उस हीट का यूटिलाइजेशन करते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, हम घरों में कैसा इस्तेमाल करते हैं, है ना, कॉपर का इस्तेमाल करते हैं और एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। किस किस लिए, तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए। आपके आसपास में जितने भी वायर इस्तेमाल हुए हैं जो आपके घरों तक करंट को लेके आते हैं, आप घरों में कॉपर का इस्तेमाल करते हो, और जो सरकारें जो लगा के देती है तार वगैरह जहां से 11,000 के वोल्ट चलते हैं, है ना, वहां पे क्या होता है, एल्युमिनियम का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कॉपर के भी कॉस्ट अच्छे हैं। इसीलिए आप 1 मीटर के अगर वायर खरीदते हो ना घर में कनेक्शन बनाने के लिए, तो 1 मीटर के वायर भी आपको 10 से 12 रुपए के मिलेंगे। 10 से 12 में पतले पतले वायर, बहुत मोटे मोटे वायर पतले, वो क्या होते हैं, कॉपर होते हैं। और कॉपर जो है इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन के लिए बेस्ट होता है, इसलिए हम उसका घरों में इस्तेमाल करते हैं। जबकि एल्युमिनियम का इस्तेमाल जो है वो बाहर किया जाता है, अगर वो कॉपर का इस्तेमाल करेंगे तो उसको काट के ले जाया जाएगा, इसलिए उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं। एल्युमिनियम थोड़ा चीप है। ठीक है, क्यों क्यों इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इन दोनों का रेसिस्टिविटी जो है वो क्या मिलेगा, लो मिलेगा, क्योंकि इसका रेसिस्टिविटी क्या होता है, लो होता है। रेसिस्टिविटी लो है तो आसानी से ट्रांसमिशन देगा, इसलिए इसका इस्तेमाल करते हैं। आगे आते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन में भी हम रेसिस्टर्स इन सीरीज की बात करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। ठीक है, कॉम्बिनेशन दो तरीके के होते हैं, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स की बात करेंगे ना, अगर हम बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स, ठीक है, अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स की बात करते हैं, एक्चुअली ऐसे देते हैं, अगर हम कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स की बात करते हैं तो एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर बेसिकली दो तरीके हो जाएंगे। एक तो हो जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है, दूसरा हो जाता है हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब मैं दिखाऊंगा आपको कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो देखो, कहता है दो या दो से अधिक रेसिस्टर का इस्तेमाल करते हो। क्या करते हो, दो या दो से अधिक रेसिस्टर्स का इस्तेमाल करते हो, एक दूसरे से कनेक्ट करते हो उसके इंड टू इंड। यानी कि मैं एक रेसिस्टर्स लेता हूं, रेसिस्टर्स को हम कैसे दिखाते हैं, सिंबल में, इसी तरीके से पहला रेसिस्टर्स। अब इस पहले रेसिस्टर्स को कनेक्ट किया मैंने दूसरे रेसिस्टर के साथ, यानी ये यहां से एक और कनेक्शन हुआ, दूसरा रेसिस्टर्स को दूसरे को मैंने कनेक्ट किया तीसरे रेसिस्टर्स के साथ, इस तरीके से मेरा कनेक्शन हुआ, ठीक है। और
चलो यहाँ पे एमीटर कनेक्ट करते हैं और इस तरीके से हमारा कनेक्शन होगा। तो आप इन तीनों में क्या देख रहे हो, इन तीनों में देख रहे हो कि ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका R3 है, और इन तीनों में इसका इंड, इसका एक R1 का इंड यहाँ पे होता है, वो R2 से कनेक्टेड होता है, R2 का इंड यहाँ पे होता है, R3 से कनेक्शन होता है। तो इसका डेफिनेशन भी ऐसे होगा, टू और मोर रेसिस्टर्स, दो या दो से अधिक से रेसिस्टर्स कनेक्टेड है कैसे, इंड टू इंड, इंड टू इंड कनेक्टेड है। और अगर इस तरीके का अरेंजमेंट आपको नजर आता है तो उसको हम क्या कहेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन कहेंगे। उसको क्या कहा जाएगा, उसको सीरीज कॉम्बिनेशन कहा जाएगा। जब दो या दो से अधिक रेसिस्टर्स इन टू इन कनेक्टेड होते हैं और इस तरह के अरेंजमेंट आपको दिखते हैं तो वो कैसे अरेंजमेंट है, सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। अब टोटल रिजल्टेंट की बात करेंगे तो देखो सीरीज में R1 R2 R3 है तो हम RS लिखते हैं, जबकि ये नीचे लिखा होना चाहिए। जब भी आप ये देखो तो आप बिल्कुल भी इसको प्रिफर नहीं करोगे बराबर बराबर हो गया, ये नीचे लिखोगे। तो रेसिस्टेंस, टोटल रेसिस्टेंस या रिजल्टेंट जो है रेसिस्टेंस का इन सीरीज कॉम्बिनेशन R1 प्लस R2 प्लस R3, ये आपका रिजल्ट निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ चीजें समझनी है। क्या है, तो आपको पता है कि करंट जो है, क्योंकि वायर यही है ना भाई, सीधा ही है ना, तो करंट तो अब सीधा ही जाएगा ना, इसी से होते हुए जाएगा ना, तो करंट तो सबसे पास होगा। ठीक है, तो इनमें जो करंट रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है, सेम ही रहने वाला है। R1 के पास भी सेम रहने वाला है, R2 के पास भी सेम रहने वाला है, R3 के पास भी सेम रहने वाला है, लेकिन इसके वोल्टेज में चेंजेस देखने को मिलेगा। क्या, R1 का वोल्टेज कुछ और होगा, R1 का वोल्टेज कुछ और होगा, R2 का वोल्टेज कुछ और होगा, यानी ये V1 होगा, ये V2 होगा, और R3 का वोल्टेज कुछ और होगा, यानी ये V3 होगा। यानी हर किसी का वोल्टेज अलग अलग होगा, लेकिन करंट जो रहेगा वो सेम रहने वाला है। ठीक है, तो यहां एक चीज समझ में आ गया मेरे को कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम रहने वाला है, ठीक है, लेकिन वोल्टेज सबका अलग अलग रहने वाला है। ठीक है, तो हम वही लिखेंगे, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना है। अगर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की बात करते हैं, यानी ये टोटल रेसिस्टेंस के, तो हर एक इंडिविजुअल से तो ये बड़ा ही रहेगा। R1 अगर मैं कहूं RS इज ग्रेटर देन R1, ठीक है, RS रिजल्टेंट है R2 से बड़ा होगा, RS इंडिविजुअली R3 से बड़ा होगा। ठीक है, यही इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज लार्जर देन इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। कोई इंडिविजुअल कैसे बड़ा हो सकता है रिजल्टेंट से, जब वो तीनों को हम एक साथ जोड़ रहे हैं, तो कभी नहीं हो सकता। तो देखो करंट क्या है, करंट थ्रू ईच रेसिस्टर इज सेम, करंट हमेशा क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, मगर वोल्टेज में चेंज जाएगा। क्या होगा, टोटल वोल्टेज जिसकी बात करते हैं तो सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप्स, है ना, कितना कितना वोल्टेज है वो हर किसी में वोल्टेज ड्रॉप्स ही होगा, वोल्टेज कम ही होता जाएगा सब में। तो हम देखते हैं कि V जो है, V टोटल V नेट जो है, टोटल V क्या होता है, V1 V2 V3 कर दिए। अब जब हम V1 V2 V3 कर दिए तो हम जानते हैं बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से, सॉरी, बाय ओम्स लॉ, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमको सिखाता है V इज इक्वल टू आई आर, है ना। तो V इज इक्वल टू आई आर, और हर बार पता है कि R1 बदल गया है, यहाँ पे R1 आ गया, R2 आ गया, R3 आ गया, तो और V के जगह पे V1 आ गया, तो देखो V1 इज इक्वल टू आई R1, V2 इज इक्वल टू आई R2, V3 इज इक्वल टू आई R3। ये तीन हो गए आपके, ठीक है। चलिए, अब मैं जब ये हो गया मेरे पास, तो मेरे पास ये है वोल्टेज का, क्या है, वोल्टेज का V इज इक्वल टू V1 V2 V3 है, तो इनके जगह पे ये वैल्यूज मैं पुट करता जाऊंगा। V1 के जगह पे IR1 लिखूंगा, V2 के जगह पे IR2 लिखूंगा, V3 के जगह पे IR3 लिखूंगा। तो यहाँ पे सेम कहानी होगा, सेम कहानी होगा। क्या कहानी होगा, V के जगह पे IR हो गया, V के जगह पे V इज इक्वल टू IR हो गया, तो ये जो V था V के जगह पे IR, V1 के जगह पे IR1 हो गया, यहाँ देखो IR1, यहाँ IR2 हो गया, यहाँ IR3 हो गया, इसमें से I कॉमन हो गया तो R1 R2 R3 हो गया। अब इसमें से मैं I को एलिमिनेट कर सकता हूं, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 हो गया। तो ये जो है आपका, ये टोटल रेसिस्टेंस निकल गया, ये रिजल्टेंट निकल गया, रिजल्टेंट रेसिस्टेंस, जिसकी बात हम यहाँ पे कर रहे थे, जिसको मैंने डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे लिख दिया था, विच इज R1 R2 R3। यानी अगर आपको सीरीज में निकालने के लिए दे दिया जाए इस तरीके से
सीरीज में निकालने के लिए दे दिया जाए कि बताओ टोटल रेसिस्टेंस, एक 3 रेसिस्टेंस है, 3 रेसिस्टर है, उसको सीरीज में कनेक्टेड किए हो, एक को 3 ओम, दूसरा 4 ओम और तीसरा 5 ओम, तो टोटल रेसिस्टेंस कितना होगा? सीधी सी बात है यार, 4 3 7 7 5 12, टोटल कितना रेसिस्टेंस हो गया? तो टोटल हो गया 12 ओम रेसिस्टेंस। ठीक है, तो ये होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा होता है, इसमें सबसे सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको सबसे ज्यादा रेसिस्टेंस, अगर रेसिस्टेंस मैक्सिमम कहीं पे फाइंड आउट करना है ना, मैक्सिमम, तो वो आपको किस में होगा? सीरीज में ही देखने को मिलेगा। और अगर रेसिस्टेंस मिनिमम फाइंड आउट करना है तो आपको किस में देखने को मिलेगा? पैरेलल। अभी हम देखेंगे कैसे मिलेगा, ठीक है ना, फिर भी मैं यहाँ पे चीजें बता दे रहा हूँ। ठीक है, आई होप समझ में आया हो। आगे बढ़ते हैं। आगे है रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेसिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम दिखाते हैं कि बेसिकली कैसे होता है। एक मेरा रेसिस्टर्स इस तरीके से गया, पहला इस तरीके से, इसी सेम पॉइंट से दूसरा रेसिस्टर्स गया और इस तरीके से, और ये तीसरा रेसिस्टर्स गया, 3 रेसिस्टर्स कुछ इस तरीके से, और ये हमारे कुछ सर्किट बना देते हैं। ये गया मेरे पास, ये है, ठीक है, ये एमीटर कनेक्ट किया है मैंने और इसको आके कनेक्ट कर दिया। ठीक है, चलो अब यहाँ पे नेमिंग करते हैं। ये R1 है, ये R2 है और ये R3। और जो मेरा यहाँ पे करंट पास हो रहा है, यहाँ से जो करंट जा रहा है, ये करंट I है। जब इसके पास गया करंट तो ये हो गया I1, और इसके पास हो गया I2, और इसके पास जब गया ना तो वो I3। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, लेकिन वोल्टेज के साथ ये नहीं, वोल्टेज नहीं मानेगा। वोल्टेज कहता है कि इसका सबका वोल्टेज क्या रहने वाला है? एक ही रहने वाला। तो वोल्टेज में कोई चेंजेस तुमको देखने को नहीं मिलेगा, वोल्टेज में कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हम कनेक्ट करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारा कनेक्शन। हम इसको थोड़ा प्लस माइनस में दिखाएंगे। ठीक है, सर्किट मेरा कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वोल्टेज सेम हुआ है, रेसिस्टेंस R1 R2 R3 है। तो हम क्या कहते हैं इस तरीके से कि इसमें टोटल करंट जो है इक्वल टू द सम ऑफ द करंट थ्रू द इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। यानी जो हमारा करंट है I विच इज I1 I2 होगा, ये I2 और ये I3, ये बराबर हो गया, लेकिन I1 I2 I3 हो गया। ठीक है, अब I1 का फॉर्मूला बाय ओम्स लॉ हम जानते हैं, बार बार सेम चीजें, बाय ओम्स लॉ वही अप्लाई होगा। बाय ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I R, I जानना है आपको, I को I रख देते हैं, V बाय R होता है ना। अब V बाय R होता है तो आपको तो ये पता करना पड़ेगा ना भाई I1 क्या है। I1 क्या हो जाएगा? रेसिस्टेंस बदल रहा है, वोल्टेज सेम है, तो I1 जो आप निकालोगे I1 इज इक्वल टू V बाय R1, और जो आप I2 निकालोगे इज इक्वल टू V बाय R2, अगर जो आप I3 निकालोगे वो हो जाएगा V बाय R3 हो जाएगा। कहां से लाएं? ओम्स लॉ से लाएं, वही वैल्यू पुट कर दिए, V बाय R, V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3। V जब कॉमन आ गया तो ये V सब V से कट जाएगा और बन के क्या आ जाएगा? ये रिजल्ट आपके पास बन के आ जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आता है। इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की बात करते हैं ना, टोटल रेसिस्टेंस, यहाँ पे टोटल रेसिस्टेंस मतलब ये जो पैरेलल आ रहा है RP, वो हमेशा लेसर देन किससे होगा? R1 से। ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है वो लेसर देन किससे होगा? R2 से। ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, टोटल रिजल्टेंट रेसिस्टेंस है, वो लेसर देन किससे होगा? R3 से। यही बात कहा गया, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इज लेस देन वैल्यू ऑफ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, यानी उस इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से भी जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है ना वो कम आने वाला है। अब इसको थोड़ा समझते हैं। अगर मैं R1 को कहूं कि ये 5 ओम है, और इसको भी कहूं कि ये 5 ओम है, और इसको भी कहूं कि 5 ओम है, अगर ये 5 अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं तो आप बोलते हैं कि सर ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आप जब बात करोगे तो 5 यानी अब मैं सर सीधा सीधा जोड़ देता हूं, 5 ओम प्लस 5 ओम प्लस 5 ओम कितने हो जाएंगे? 15 ओम हो जाएंगे। अगर यही चीज आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो रिजल्ट में कमाल का चेंज देखने को मिलेगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, अगर मैं इसका फ्रैक्शन से लेता हूं, मतलब एलसीएम लेता हूं, तो 5, अब ये क्या होता है? 3/5 क्या हो जाएगा? सॉरी, ये 1/R5 होगा, तो ये 1/RP इज इक्वल टू 3/5। जब इसको आप
चेंज करोगे, पलटोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये 5/3 आ गया। अब 5/3 को जब डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.2 3 6 18 3 6 18 2 फिर से, यानी कि 1.6 ओम जो है ये इतना निकल के आ रहा है। अब मेरे को बताओ जी, जो मैं बात बोल रहा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में 15 ओम रेसिस्टेंस आ रहा है, कितना ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ये आपको, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1.6 ओम आएगा। तो आप कौन सा कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करोगे अपने घरों में? ऑब्वियसली है 1.6 ओम वाला, क्योंकि रेसिस्टेंस कम चाहिए। रेसिस्टेंस जितना कम आएगा उस करंट ज्यादा सप्लाई आएगा, उस करंट का हम ज्यादा यूटिलाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन का हो गया, ये सीरीज कॉम्बिनेशन का हो गया। इसीलिए मैंने कहा था कि रेसिस्टेंस मैक्सिमम होता है इन सीरीज में और रेसिस्टेंस मिनिमम होता है किसमें, पैरेलल में, पैरेलल में। और एक बात कही गई थी कि जो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस, इसकी बात, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस वो हमेशा कम होगा जो टोटल रेसिस्टेंस है वो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस से कम होगा। इंडिविजुअल रेसिस्टेंस कितना है, 5 ओम, टोटल रेसिस्टेंस कितना है, 1.6, तो 1.6 क्या है, कम है 5 से, फिर अगला 5 है तो 1.6 कम है 5 से। तो इंडिविजुअल रेसिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगा टोटल रेसिस्टेंस से जब आप पैरेलल कॉम्बिनेशन में चीजें लेके जाते हो तो। ठीक है, चलिए यहां तक आई होप आपको क्लियर हो। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट पार्ट की एडवांटेज ऑफ, क्या है ये, एडवांटेज ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ओवर द सीरीज कॉम्बिनेशन। हम सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं, हम पैरेलल का ज्यादा प्रीफर क्यों करते हैं? तो एक बात समझो बच्चा, सीरीज का हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन शादी ब्याह वगैरह में करते हैं। जब आपके घरों में कहीं पंडाल लगाया गया बढ़िया से और बढ़िया से शादी का तैयारी चल रहा होगा, तो उस पंडाल लगाने वाले व्यक्ति में से एक इलेक्ट्रिशियन आया रहता है और वो बड़ा जल्दी जल्दी होता है क्योंकि उसको सब जगह लाइट फैलाना होता है, तो वो सीरीज कॉम्बिनेशन में करके जाता है। तो आप कभी भी देखोगे कि एक बल्ब जहां कटा, एक बल्ब जहां छूटा, एक छोटा सा वायर जहां कटा, पूरा का पूरा लाइट ऑफ हो गया, है ना। तो वो क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा नुकसान यही है कि अगर आप 3 बल्ब एक साथ कनेक्ट किए हो, अगर एक जगह पे वायर छूटा तो तीनों का तीनों बंद, ठीक है, या एक बल्ब जल रहा है और बीच में कहीं कटा तो वो दोनों का दोनों बंद, पहला जल रहा होगा। ये सबसे बड़ी खास बात है, मतलब ड्रॉबैक है इसका। और सीरीज कॉम्बिनेशन का ये खास बात है कि आप सीरीज कॉम्बिनेशन में इस तरीके से आपका अगर लगाते हो तो आप बता दो मेरे को कि इसमें से अगर कोई ये टूटा तो यही खराब होगा ना, है ना। ये दोनों तो जलेंगे, ये दोनों जलेंगे। अगर मान लिया ये भी टूट गया तो ये खराब हुआ तो ये तो जलेगा ना। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फायदा है कि अगर एक टूटेगा तो दो जलेंगे, उससे दोनों का कोई, इन तीनों का आपस में कोई लिंक नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप सीरीज कॉम्बिनेशन में रखते हो इस तरीके से, अगर ये एक यहां पे टूटा तो तीनों के तीनों बल्ब गायब, अगर ये यहां पे टूटा ये दोनों बल्ब गायब, केवल ये जलता रहेगा। ये एक्चुअली दोनों क्यों, सब के सब गायब हो जाएंगे, यहाँ पे कनेक्शन ही टूट गया ना, तो वो चार्जेस का फ्लो ही बंद हो जाएगा, तीनों के तीनों गायब हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये वाली कहानी है आपके पास, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो इन सीरीज सर्किट एक कंपोनेंट, अगर एक कंपोनेंट फेल होता है, एक कंपोनेंट अगर फेल होता है या कोई सर्किट ब्रोकन हो जाता है तो कोई भी कंपोनेंट कभी भी वर्क नहीं करेगा, नन ऑफ द कंपोनेंट्स वर्क, कोई भी काम नहीं करेगा, ठीक है। और अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक जगह पे कटा, एक अगर खराब हो गया तो ये दोनों क्या है, वर्किंग मॉड्यूल में रहेंगे आपके। डिफरेंट अप्लायंसेस, जैसे ये 3 अलग अलग बल्ब है, तीनों अलग अलग बल्ब का अलग अलग रिक्वायरमेंट ऑफ करंट है, तो क्या कहते हैं, डिफरेंट अप्लायंसेस हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट, ऑब्वियसली है डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट होगा। दिस कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इन सीरीज एज अ करंट रिमेन सेम, ठीक है। अगर करंट जहां पे सेम होता है वहां सीरीज में तो ऑब्वियसली करंट सेम रहता है, तो ये हर एक जगह पे सेटिस्फाइड नहीं हो सकता क्योंकि हर एक अप्लायंसेस को अलग अलग का रिक्वायरमेंट होता है। यहाँ बल्ब लगा दिए हो, यहाँ कुछ और लगा दोगे, यहाँ पे आयरन वायरन कुछ लगा दोगे या कुछ और यहाँ पे लगा दिए, कुछ मिक्सचर वगैरह लगा दिए, तो करंट का सप्लाई इसको अलग चाहिए, इसको अलग चाहिए, इसको अलग चाहिए। और ये चीज कौन नहीं सेटिस्फाई करता है, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, यहाँ पे ये सीरीज कॉम्बिनेशन में सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, बट पैरेलल में सेटिस्फाई होता है क्योंकि करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसमें, I1 I2 और I3 के फॉर्म में करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। और इस डिस्ट्रीब्यूशन का फायदा यह है कि जिसको जितना रिक्वायरमेंट है उसको उतना प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे चीजें समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब जानते हैं यहाँ पे है क्या
कि टोटल रेसिस्टेंस हम देखे थे कि टोटल रेसिस्टेंस जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखे थे वो क्या था, कम था, डिक्रीज हो रहा था। अगर टोटल रेसिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिक्रीज हो रहा है तो वो मेरे लिए अच्छा है ना, करंट का सप्लाई अच्छा हो पाएगा, ज्यादा हो पाएगा, और करंट का सप्लाई ज्यादा हो पाएगा, और यही तो हम चाहते हैं कि मेरे घरों में करंट ज्यादा आए, करंट का सप्लाई ज्यादा आए, ताकि हम अलग अलग अप्लायंसेस इस्तेमाल करें तो उसका यूटिलाइज कर पाए। तो वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में अच्छा होता है, इसीलिए हम अपने घरों में पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन का। सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल शादियों में होता है, किसी ओकेजन्स में होता है, ताकि वो जल्दी से वो सारा कनेक्शन करना चाहते हैं, जल्दी से सारा कनेक्शन करके निकलना चाहते हैं, है ना, उनको आसान होता है वो कनेक्शन करना में। पैरेलल कॉम्बिनेशन थोड़ा मुश्किल लगेगा, थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन को वो थोड़ा नकारते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन करना नहीं चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर इधर से आपका न्यूमेरिकल पूछेगा, तो ध्यान देना है कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है। पावर क्या है, पावर पावर हम बात करते हैं हमेशा कि पावर है क्या भाई, है ना। अरे मेरे पास पावर होगा ना उस दिन हम बताएंगे किसको, है ना, सबको हम धमकी देते हुए, अरे मेरे पास जब पावर आएगा ना हम बताएंगे कौन क्या है, ठीक है ना। पावर क्या है, तो हम 9th क्लास में पढ़े हैं P इज इक्वल टू W/T, और वर्क वही होता है, जितना आपके पास एनर्जी है आप उतना ही काम कर पाओगे। तो आप इसको वर्क बाय टी को हम E/T लिख सकते हैं, क्योंकि वर्क उतना ही करोगे जितना आपके पास एनर्जी है। तो W इज इक्वल टू E होता है, इसलिए P इज इक्वल टू W/T या E/T जो है वो हम कहते हैं, ये हमारे पास निकल के आता है। तो क्या है बेसिकली, ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है। तो इलेक्ट्रिक पावर जो है हमारा, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड और डिसिपेटेड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो जितना एनर्जी कंज्यूम्ड होता है ना, किसी समय के साथ, उसी को हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिक पावर कहेंगे। इसको कह सकते हैं कि द एनर्जी, अगर मैं लिखूं इसको, द एनर्जी कंज्यूम्ड बाय electrical appliances is called the energy consumed by electric appliances per unit time is called power। ये भी डेफिनेशन हो सकता है आपका, ठीक है, पावर का ही, कि कितना एनर्जी कंज्यूम किया जा रहा है किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के द्वारा समय के साथ, उसको हम क्या कहेंगे, पावर। तो देखो एनर्जी, ये एनर्जी कंज्यूम कौन करेगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो एनर्जी कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या हो जाता है, तो इज कॉल्ड पावर। अगर पावर का ऐसा यूनिट जानना है तो यहाँ पे जूल, एनर्जी का जूल और टाइम का सेकेंड, तो जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो यहां पे आपको जूल पर सेकेंड भी मिलेगा। चलो 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 चलो, कहां यहां नहीं दिया है ना। ऐसा ही यूनिट ऑफ पावर है ना, क्या है, वॉट है। तो यहां पे आपका जूल पर सेकेंड भी होगा, ठीक है। हाँ, अब कहते हैं ना, शुरू में हम बोले थे अगर आपके पास पावर है तो आप किसी की भी वाट लगा सकते हो, यहाँ पे इसीलिए इसका ऐसा यूनिट क्या है, वाट है या जूल पर सेकेंड है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि पावर का ऐसा यूनिट तो हमारे पास समझ में आ गया। अगर हम इसके कॉमर्शियल यूज करके बात करें, कॉमर्शियल यूनिट क्या होता है, तो कॉमर्शियल यूनिट है किलोवाट आवर। कॉमर्शियल यूनिट, क्योंकि देखो आप कॉमर्शियली किसका इस्तेमाल करते हो, किलो का इस्तेमाल करते हो, तो दिस इज किलोवाट आवर, है ना। हर जगह पे कॉमर्शियल किलो ही होता है, तो किलोवाट आवर रहता है, और इस किलोवाट आवर को हम यूनिट भी कहते हैं। तो आपके घरों में जब आप देखने के लिए कोई आता है, जो बिजली विभाग की तरफ से आएगा और बताएगा कि आपका कितना यूनिट बिजली बिल उठा, तो यानी कितना यूनिट कहने का मतलब है कितना किलोवाट का आपका बिजली बिल उठा। आप देखोगे ना 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं, ठीक है, कन्वर्ट करके इसको जूल में कन्वर्ट करता हूं, तो 1 किलोवाट को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करता हूं। किलोवाट का ऐसा यूनिट क्या होगा, 1000 वाट। आवर का कितना है, तो 60 इंटू 60 सेकेंड, ठीक है। तो 6 और यहां से 3 जीरो लेते हैं, यहाँ 4 1 5, तो यानी 36 इंटू 10⁵, है ना, ये क्या आता है, जूल आता है। और ये 36 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो यही होता है कि 1 किलोवाट आवर या 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 1 किलोवाट
या 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 किलोवाट, और या 1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10⁶ जूल रहेगा। ठीक है, और 1 किलोवाट आवर को ही हम क्या कहते हैं 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, आई होप यहाँ पे समझ में आया होगा। फॉर्मूला है आपका P इज इक्वल टू V बाई आई है आपका यहाँ पे। तो हम इसको इस फॉर्मूला को थोड़ी देर बाद में हम आपको बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल तो हमको पावर समझ में आ गया। पावर का हो गया हमारा W बाई टी, विच इज E बाई टी कहते हैं, और E बाई टी W बराबर होता है E के। तो जब हम एनर्जी की बात करेंगे, एनर्जी कंज्यूम बाय इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस पर यूनिट टाइम, इसको पावर कहते हैं। 1 किलोवाट मैंने निकाल दिया 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ठीक है, अगर ये फॉर्मूला की बात करते हैं, चलो फॉर्मूला को भी हम यहाँ डील करते हैं। फॉर्मूला क्या है? ठीक है, इस बॉक्स के ध्यान से इस बॉक्स के अंदर देखना, जादू। तो पावर होता है, पावर का फॉर्मूला होता है क्या मैंने बोला? तो मैंने बोला E बाय टी होता है, पावर का फॉर्मूला E बाय टी। तो मैं ऐसे कर लूं कि Q बाय Q कर सकता हूं, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर इसको ऐसे में करने का आप अलाउ करते हो, ऐसे को करने, अच्छा ये कर लूं तो ज्यादा सहूलियत रहेगा। चलो E बाई टी को हटा के मैं, आपको जैसा पता है कि ये W बाई टी भी तो होता है, W बाई टी है तो, है ना, तो ऐसे ज्यादा समझ में आएगा। P इज इक्वल टू W बाई टी, और Q बाई Q से मैं कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। Q बाई Q से तो कर ही सकता हूं, फिर इसको आगे पीछे कर देता हूं, W बाई Q इंटू Q बाई टी। तो आपका क्या था, W बाई Q पढ़े हैं हम लोग शुरुआत में ही। W बाई Q क्या है? W बाई Q है आपका वोल्टेज, और Q बाई टी क्या है? I। तो P इज इक्वल टू वी आई हो गया, और यही फॉर्मूला आपका यहाँ पे आ गया, P इज इक्वल टू वी आई। अब ये फॉर्मूला कहां से है? तो आपको पता है बाय ओम्स लॉ। मैं इसको यहां से लेके चलता हूं, अगर आपको समझ में आ गया, इसको ऊपर थोड़ा करके बढ़िया से यहीं पे क्लियर करना ज्यादा कन्वीनियंट होगा। अगर आपको पता है कि P इज इक्वल टू वी आई होता है, तो बाय ओम्स लॉ क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर होता है। तो V इज इक्वल टू आई आर है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं P इज इक्वल टू V के जगह पे आई आर, और फिर ये I। तो अब ये P इज इक्वल टू क्या हो गया? आई स्क्वायर आर हो गया। ये मेरे पास वैल्यू निकल के आ गया। फिर अगला भी देखते हैं, फिर से बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ तो बहुत चलती है भाई, तो फिर से लिखते हैं P इज इक्वल टू वी आई। अब इसको कहते हैं बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमको क्या सिखाता है? यही जो सिखा रहा है भाई, यही सिखा रहा है, सब जगह पे इसका इस्तेमाल है। V इज इक्वल टू आई आर है। अगर मैं I के जगह पे बिठा दूं, I इज इक्वल टू क्या होता है? V बाय आर होता है। I इज इक्वल टू V बाय आर होता है। तो फिर मैं इंपोज करता हूं, वैल्यू निकल के आएगा कुछ ना कुछ। तो P इज इक्वल टू V इंटू V बाय आर, I के जगह पे लगाया मैंने, तो P इज इक्वल टू मैंने क्या देखा? V स्क्वायर बाय आर। तो ये जो है आपका, ये फॉर्मूला निकल के आता है आपका। ठीक है, इस तरीके से मेरे तीनों फॉर्मूले P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ये तीनों के तीनों फॉर्मूले मैंने डिराइव कर दिए हैं। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले हमारे यहीं पे निकल के आए। ठीक है, इन फॉर्मूले से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखना आपको कि इन फॉर्मूलों से न्यूमेरिकल्स बनते हैं। जब हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स पे, तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी के बारे में कौन नहीं जानता भाई, और हर कोई जानना चाहता है एक्चुअली एनर्जी के बारे में, समझना चाहता है कि एनर्जी फंक्शन कैसे करती है। अगर एनर्जी को हम बदलाव कर पाते हैं तो बिल्कुल करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना, वो अलग तरीके का एनर्जी। एनर्जी जो है बेसिकली, अगर आप पढ़े होगे, तो अगर सिर्फ एनर्जी की बात करेंगे हम कहीं पे, तो आप 9th क्लास में एनर्जी का चैप्टर है, उसमें आप पढ़े होगे कि कैपेसिटी टू डू वर्क, कैपेसिटी टू डू वर्क, है ना, काम करने का कैपेसिटी क्या है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? एनर्जी कहते हैं। अगर कैपेसिटी टू वर्क है, उसको एनर्जी कहा जा सकता है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है? या फिर इसको और एक कहा जा सकता है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, है ना, इज कॉल्ड एनर्जी। कितना एनर्जी है ना, कैपेसिटी टू वर्क, तो वो नहीं कह सकते एनर्जी कंज्यूम्ड बाय, गलत हो जाएगा वो। तो कैपेसिटी टू डू वर्क होता है, थोड़े ध्यान से जा रहा है, मैं बताऊंगा फिर कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज द वर्क डन, है ना,
वर्क है ना, वर्क डन बाय एन इलेक्ट्रिक करंट, है ना, व्हेन इट इज फ्लो थ्रू द सर्किट, है ना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, तो इलेक्ट्रिक करंट जब किसी सर्किट में फ्लो हो रहा होता है तो वो कितना काम करता है, यानी कि कैपेसिटी टू डू वर्क की बात कर रहा है ना, काम करने की क्षमता के बारे में बात कर रहा है, उसी को क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे, कि वो काम करने का क्षमता जब इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो करता है किसी सर्किट में, उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहेंगे। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही तो है तुम्हारा हीट एनर्जी, एनर्जी ही तो है, तो इलेक्ट्रिकल ही एनर्जी तो कन्वर्ट हो रहा है हीट एनर्जी में, तो ई का फॉर्मूला हो जाता है P इंटू टी। और एनर्जी आपको पता है, जैसा वर्क वैसा एनर्जी, तो एनर्जी का यूनिट भी क्या होगा, जूल होगा। अगर कॉमर्शियल यूनिट में बात कर दे तो 1 किलोवाट आप ध्यान में रखोगे तो उसका वैल्यू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये तीन फॉर्मूले E इज इक्वल टू वी आई टी, E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, E इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर बाय वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी है। तो मैं समझाता हूं एनर्जी। अब कहूं मैं कि पावर जो है P इज इक्वल टू ई बाय टी, हम पढ़ चुके हैं, तो हमको अब एनर्जी चाहिए भैया, एनर्जी बताइए एनर्जी, तो E इज इक्वल टू मैं ये ऐसे कर सकता हूं P इंटू टी, तो P इंटू टी आया, E इज इक्वल टू P इंटू टू, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। और फिर मैंने बोला कि बच्चा P का आप फॉर्मूला क्या निकाले थे, VI निकाले थे, P VI, या पीछे पलट के देखो, पीछे P इज इक्वल टू VI, P इज इक्वल टू VI यहाँ पे मैंने लिखा ना, तो P इज इक्वल टू VI, तो VI लिख सकते हैं VI T, तो एनर्जी इज इक्वल टू VI T हो गया, एक फॉर्मूला। आप फिर पीछे पलट के देखोगे, पलटना जरूरी है, P इज इक्वल टू क्या है, आई स्क्वायर आर, तो यहां पे मैं कहूं इसको यहां करके कि E इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर, और फिर इस पे टाइम लगा देता हूं T, ये हो गया। फिर मैं आपको एक बार और पलट के पीछे ले जाता हूं, ये देखो क्या निकालता, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, तो मैं यहां पे फिर कर दूं कि सर ऐसा है, E इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी हो जाएगा, ये हो गया। और इतने कुछ समझने के बाद एनर्जी का मेरे पास इतने सारे 4 फॉर्मूले निकल के आ गए, लेकिन इन सब में इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो एनर्जी ई लिख रहे हैं यही तो है आपका हीट एनर्जी, तो यहीं से आपको हीट के बारे में भी समझना है। जिस हीट एनर्जी की बात कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से ही तो आता है, एंड दिस इज ऑल्सो हीट एनर्जी। तो ये जो E है इसको हीट एनर्जी का भी फॉर्मूला में रख सकते हैं, तो H इज इक्वल टू पी टी हो जाएगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इज इक्वल टू वी आई टी, H इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी हो सकता है, ये फॉर्मूला है आपका। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास आता है फाइनल बट खत्म नहीं, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। आगे हमारे पास आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखो किसी भी कंडक्टर में जब करंट पास हो रहा होता है तो वहां का जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में डिसिपेटेड हो जाएगा, किस फॉर्म में छितरा जाएगा, किस फॉर्म में बदल जाएगा, तो वो हीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किसकी वजह से हो जाता है, तो यही वो रेसिस्टेंस होगा, यही वो गधा है, यही वो रेसिस्टेंस है। उन्हें कहता है कि बार बार जो आएगा आपको परेशान करेगा वो ये है, बार बार रेसिस्टेंस आ रहा है, कोई आप कुछ करना चाहते हो बार बार कोई टांग अड़ा दे रहा है, तो आपको गुस्सा नहीं है, इसको भी वही गुस्सा आया कि जब करंट किसी सर्किट में फ्लो हो रहा था, द करंट पासेस, करंट कहां हो रहा है, पास हो रहा है, करंट पासेस थ्रू एनी कंडक्टर में पास हो रहा है, तो जो एनर्जी है बच्चा, जो एनर्जी है वो एनर्जी किस फॉर्म में डिसिपेटेड हो जा रहा है, डिसिपेटेड मतलब फैल जा रहा है, डिसिपेटेड हो जा रहा है, किस फॉर्म में डिसिपेटेड हो जा रहा है, तो हीट के फॉर्म में हो रहा है। तो बोल रहा है हीट के फॉर्म में हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस की वजह से वो हीट के फॉर्म में हो रहा है। काम तो इसका बहुत अच्छा चलता, करंट पास हो रहा था, रेसिस्टेंस पे बार बार रेसिस्टेंस आ रहा है, तो क्या हो रहा है, हीट जनरेट हो रहा है, और इसी को हम कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बात क्लियर है। अब यही जो एनर्जी का जो फॉर्मूला हम पीछे लिखे हैं, E इज इक्वल टू पी टी, बेसिकली ये हीट एनर्जी हो जाएगा पीटी, ठीक है, वही क्या हो जाएगा, VIT हो जाएगा। E इज इक्वल टू H लिखा गया, H इज इक्वल टू VIT है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है, और यही आई स्क्वायर आर टी ये है आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, यही है इसका, यही जूल्स लॉ के द्वारा देंगे, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आगे बढ़ते हैं, ये है आपका टॉपिक आ गया शहंशाह, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट।
है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जूल्स क्या कहता था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। जूल्स क्या बताता कि अगर कोई सर्किट, अगर कोई कंडक्टर से होता हुआ, अगर कोई कंडक्टर से होता हुआ अगर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, और कुछ रेसिस्टेंस आ रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या हो गया, हीट डेवलप हो गया। इसकी वजह से क्या हो गया, तो इसकी वजह से हीट डेवलप हो जा रहा है इसमें, इसकी वजह से हीट डेवलप हो जा रहा है। ठीक है, तो अब बोला कि ये जो है ये कैसे कैसे निर्भर करता है, किस किस फैक्टर पे निर्भर करता है। तो कहता है कि हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से, इन रेसिस्टर्स, है ना, इन रेसिस्टर्स की वजह से जो प्रोड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किस चीज से, तो स्क्वायर ऑफ द करंट से, यानी H इक्वल टू आई स्क्वायर। ये इक्वेशन आप 1 मान लो, इसकी वजह से। दूसरा क्या कहता है, दूसरा कहता है कि अगर रेसिस्टेंस ज्यादा है, अगर ये बाधा ज्यादा है, अगर ये और बढ़ गया, अगर ये और बढ़ गया तो भाई और करंट फ्लो नहीं हो पाएगा, यानी इसको और गुस्सा आएगा, यानी हीट और बढ़ेगा। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे है, तो रेसिस्टेंस से। इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, जब इसको इक्वेशन 2 और 3 मान लिए हो, 2 मान लिए हो, तो अगला कि ये जितना दूर ट्रेवल करेगा, जितना लंबा ट्रेवल करेगा, जितना टाइम लगेगा कंडक्टर में, और जितना रेसिस्टर्स आएगा, भाई उतना ही प्रॉब्लम है। जितना ज्यादा लंबा डिस्टेंस तय करेगा उतना ज्यादा रेसिस्टेंस आएगा और उतना ज्यादा हीट जनरेट होगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किससे है, टाइम से रिलेटेड है। ठीक है, जब करंट फ्लो हो रहा है किसी कंडक्टर में तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इन तीनों इक्वेशन है ये 1 2 3। अब जब इनको कंबाइन करते हो, आप इसको कंबाइन करते हो, कंबाइन, अच्छा रुक जा, ठीक है। अब जब कंबाइन करते हो इनको, कंबाइन इक्वेशन 1 2 एंड 3, जब इन तीनों को कंबाइन करते हो तो H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर, T निकल के आता है। अब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो बच्चा कांस्टेंट आएगा, विच इज आई स्क्वायर आर टी आएगा। K को हम 1 मान लेते हैं, कांस्टेंट हमारा 1 होता है, तो H इज इक्वल टू, फाइनल रिजल्ट हमारा निकल के आता है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये फॉर्मूला रट दो, ये फॉर्मूला याद कर लो, बाद बाकी सब चीजें आपके लिए आसान है। तो यहीं से आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है लास्ट, एकदम लास्ट है हमारे पास इलेक्ट्रिकल फ्यूज। इलेक्ट्रिकल फ्यूज क्या है, तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज आपके अपने घर में देखा होगा। तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज बेसिकली एक सेफ्टी डिवाइस है। क्या है, सेफ्टी डिवाइस है जो प्रोटेक्ट करता है। किस चीज को प्रोटेक्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को प्रोटेक्ट करेगा। जो भी आपके घरों में टीवी है, आपके पंखा है, फ्रिज है, कूलर है, इन सबको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कहा जाता है, उनको प्रोटेक्ट करता है। इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग, अगर किसी तरह का शॉर्ट सर्किटिंग हो रहा है या कोई ओवरलोडिंग हो रहा है, कहीं पे ओवरलोडिंग पड़ रहा है, तो इन सब चीजों से प्रोटेक्ट कौन करता है, हमारा इलेक्ट्रिकल फ्यूज करता है। ठीक है, और इलेक्ट्रिकल फ्यूज के जगह पे अब हम लोग नया तरीका अपनाया है, MCB। MCB क्या है, तो मैं यहां लिख देता हूं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, क्योंकि वो छोटा सा ही होता है और सर्किट ब्रेक करने का काम तो हमारा इलेक्ट्रिकल फ्यूज भी करता है, सर्किट ब्रेक करने का काम है, इसलिए सर्किट ब्रेकर। फ्यूज जो है, फ्यूज किससे बना होता है, तो प्योर टीन से बना होगा, प्योर टीन से, या एलॉय ऑफ कॉपर से बना होता है, एलॉय ऑफ कॉपर एंड टीन से बना होता है। बना किससे होता है, तो प्योर टीन से बनेगा, या तो कॉपर और टीन को मिला के कोई एलॉय बनेगा, उससे बनेगा आपका फ्यूज। फ्यूज जो है हमेशा कनेक्टेड होता है किससे में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ताकि जैसे ही कोई ओवरलोडिंग है, जैसे ही ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट आए, फटाक से ये क्या हो जाए, सर्किट ब्रेक कर दे, है ना। तो इसीलिए सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड होता है। किसके साथ, लाइव वायर के साथ, जो आपका डायरेक्ट कनेक्शन होता है। ठीक है, फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफी लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है। क्या होता है, लो, लेकिन इतना भी लो नहीं होता है, ये बात समझना होगा। इतना होता है कि इसके पास फ्यूज इतना कैपेबल है कि इसका जो करंट कैपेसिटी है, करंट कैपेसिटी किसी फ्यूज का, वो इतना हायर होता है, स्लाइटली हायर। किससे, तो जो भी आप अप्लायंसेस इस्तेमाल कर रहे हैं, जितना जरूरत है आप किसी पंखे को करंट के लिए, उतना तो सप्लाई पास होने देगा, है ना। लेकिन अगर ज्यादा आ गया तो सर्किट ब्रेक कर देगा। तो आपके जितने भी अप्लायंसेस हो रहे हैं, टीवी, फ्रिज, वो कूलर वूलर, जो भी इस्तेमाल आप कर रहे हो, उनके लिए जितना अमाउंट ऑफ करंट है वो उतना तो फ्यूज पास होने देगा। लेकिन अगर ज्यादा आ गया तो फ्यूज
कट जाएगा और आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा। इस तरीके से आपका सारा चीज जो है वो सेफ रहेगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है फिलामेंट। फिलामेंट, तो फिलामेंट में किसका इस्तेमाल करते हैं? तो आप देखो, सॉरी, ये आपका इस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं और यहां से इस तरीके का कवरिंग होता है। चलो इसको कलर का इस्तेमाल करते हैं हम थोड़ा सा। ये जो है वो कवरिंग होता है, या इसको हटाते हैं, यहां से ये होता है। ठीक है, ये जो रेड कलर से दिखाया है ये बेसिकली ग्लास कवरिंग है, ग्लास कवरिंग है। तो ये क्या होता है ना, ये जो फिलामेंट है, ये जो फिलामेंट आपको दिख रहा है, ये फिलामेंट का, इस फिलामेंट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ये पहले के बल्ब में इस्तेमाल किया जाता है, अब के बल्ब में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। पहले के बल्ब हुआ करते थे 100 वाट के बल्ब, 200 वाट के बल्ब में, उसमें इस्तेमाल किया जाता था। तो ये फिलामेंट जो है, ये फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का। क्यों टंगस्टन का बना होता है? क्योंकि टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है, इतना है 3380 डिग्री सेल्सियस। अगर आप देखो तो 3400 डिग्री सेल्सियस अप्रोक्स, इतना मेल्टिंग पॉइंट, इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट है। यानी अगर करंट ज्यादा भी जाएगा तो ये मेल्ट नहीं होगा, ये टूटेगा नहीं, इसलिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होने की वजह से हम इसका टंगस्टन का इस्तेमाल करते थे, ताकि ये आसानी से बर्न ना हो, ऑक्सीडाइज ना हो। अगर हाई टेम्परेचर भी चला गया है ना, हाई टेम्परेचर, तब भी क्या हो, आसानी से बर्न ना हो, ऑक्सीडाइज ना हो, इसलिए हम किसका इस्तेमाल करते थे? तो फिलामेंट का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और ये जो बल्ब है, बल्ब किससे कवर होता था? ग्लास से कवर होता, ट्रांसपेरेंट ग्लास से कवर होता था। और वो ट्रांसपेरेंट ग्लास से कवर क्यों होता था? क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन आपको मिलते या तो फिर आर्गन मिलता, नाइट्रोजन, आर्गन, या किसी भी तरह का जो है ना इनर्ट गैसेस मिलते हैं। यहाँ पे इनर्ट गैसेस मिलते हैं, क्योंकि इनर्ट गैसेस रिएक्ट नहीं करते हैं किसी के साथ, है ना, चीजों के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। केमिकली इनएक्टिव गैसेस या इनर्ट गैसेस का इस्तेमाल किया जाता है, ताकि ये जो है ना बल्ब फ्यूज ना हो। इस तरीके से प्रोलॉन्ग चले लाइफ ऑफ द फिलामेंट। ठीक है, इस तरीके से जो है ना मैंने पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपको फिनिश करके 1 बाय 1 बढ़िया तरीके से समझाया। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स पे आइए, हमको बताइए कि क्या डाउट रह गया। हम कोशिश करेंगे कि अगली बार आपको बेहतरीन तरीके से उन सारे डाउटों को खत्म करके समझाया जाए। मिलते हैं अगले क्लासेस में। बाय बाय, शी यू।